बचपन से ही मेरा चेहरा काफी हैंडसम और मासूम रहा है, जिस पर मेरी बड़ी बहन को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं बाहर की कोई बिगड़ी हुई लड़की मुझ पर नजर न डाल दे। इसी वजह से विदेश जाने से पहले वह मुझे पैक करके अपनी सबसे बड़ी दुश्मन के पास छोड़ने का फैसला कर लेती है। मो शुइंग, तुम कुछ समय के लिए मेरे छोटे भाई का ख्याल रखो, मुझे एक काम से विदेश जाना है। जिस पर मो शुइंग हैरानी से कहती है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई को अपने पास रखूं? क्या तुम सच में सीरियस हो? बिल्कुल। हम भले ही एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल हों, लेकिन बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुम बस इसका अच्छे से ख्याल रखना, पैसों की चिंता मत करना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगी। जिसके जवाब में मो शुइंग मुस्कुराते हुए कहती है, पैसों की जरूरत नहीं है, बस उसे मेरे पास छोड़ दो, वही काफी है। उसे इतनी जल्दी मानते देखकर सुएमू को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा फील होता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब उसे विदेश जाना था और वह इस बात से भी परेशान थी कि कहीं निशेन बाहर की खराब लड़कियों के बहकावे में ना आ जाए। काफी सोचने के बाद उसे यही सबसे सुरक्षित तरीका लगता है। आखिर मो शुइंग की पर्सनल लाइफ हमेशा से काफी साफ सुथरी रही है, उसके आसपास कभी किसी पुरुष को नहीं देखा गया था, इसलिए सुमू को पूरा भरोसा था कि उसके भाई के लिए उसके मन में कोई गलत इरादा नहीं होगा। इसके बाद वह गंभीर होकर कहती है, मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरा भाई बहुत अच्छा बच्चा है, उसे परेशान मत करना, हमारे दोनों परिवारों की दुश्मनी का बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ठीक है। जिस पर सुमू आगे कहती है, वैसे भी अब ज्यादा बातें करने का समय नहीं है, तुम मान गई, यही काफी है। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहती है, निशेन, अगले 2 महीने तुम इनके साथ रहोगे। यह कहने के बाद वह बॉडीगार्ड्स को सामान अंदर पहुंचाने का आदेश देती है। मैं एक तरफ खड़ा सब कुछ देख रहा होता हूँ और मेरे दिल में नाराजगी भरी हुई थी। मेरी दूसरी बहन भी कमाल है, जिद करके मुझे एक अनजान औरत के हवाले कर रही है। वहीं दूसरी तरफ खड़ी मो शुइंग के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जिस इंसान को दिन रात याद करती थी वह खुद चलकर उसके सामने आ गया हो। कुछ देर बाद सुमू सामान चेक करवाने के बाद कहती है, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं, चेक कर लेना। फिर वह आगे कहती है, और हाँ, अभी समर वेकेशन चल रही है, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। बाहर बहुत लोग इसे घूमने फिरने के लिए बुलाते हैं, लेकिन अगर कोई गलत इरादे वाला इंसान इसके पास आए तो उसे जरूर रोकना, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम उन लोगों जैसी नहीं हो जो किसी का चेहरा देखते ही लालच में पड़ जाएं। यह सुनकर मैं मन ही मन हंस पड़ता हूँ। कितनी मजाक वाली बात है, जिस महिला को अपना पसंदीदा इंसान सामने दिख जाए वह उसकी खूबसूरती से कैसे बच सकती है। किस्मत खुद दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए तो मैं उसे आसानी से जाने थोड़ी दूंगा। इसी बीच सुमो अपनी घड़ी देखती है और उसकी आवाज जल्दी में बदल जाती है, मेरी फ्लाइट 12 बजे की है, अगर अभी नहीं निकली तो लेट हो जाऊंगी। मो शुइंग, इसका अच्छे से ख्याल रखना। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहती है, छोटे भाई, मैं जा रही हूँ, इधर उधर मत भागना। इतना कहकर वह जल्दी से कार में बैठ जाती है। मैं दूर जाती हुई कार को देखता रहता हूँ और आखिर में सिर्फ एक लंबी सांस लेकर वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मैं अभी सोच में डूबा हुआ था कि तभी एक हल्की सी खुशबू मेरी नाक तक पहुंचती है, जिस पर मैं नीचे देखता हूँ और तुरंत एक नरम और खूबसूरत नजर से मेरी नजरें टकरा जाती हैं। कुछ सेकंड के लिए तो मैं हिलना तक भूल जाता हूँ। आप क्या करना चाहती हैं? मैं मन ही मन सोचता हूँ कि अगर इस महिला ने मुझे डांटने या कंट्रोल करने की कोशिश की तो मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊंगा। जिस पर मो शुइंग मेरी तरफ देखकर अपनी मोहक आवाज में कहती है, काफी देर हो चुकी है, पहले अंदर चलो। अच्छा। मैं थोड़ा साइड में हटकर उसे पहले जाने की जगह देता हूँ, लेकिन जब मैं वहीं खड़ा रहता हूँ तो उसकी आवाज अचानक थोड़ी ठंडी हो जाती है। क्या हुआ? मेरी खूबसूरती देखकर चल नहीं पा रहे हो क्या? जिस पर मैं थोड़ी सख्त आवाज में कहता हूँ, आप पहले जाइए। मो शुइंग मेरे मन की बात नहीं जानती थी, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, किसी भी हालत में निशेन को भागने नहीं देना है। इतना मत सोचो, जल्दी अंदर आओ। यह सुनकर मुझे तुरंत असहज महसूस होने लगता है, जिस पर मैं उसके पीछे वाली सड़क की तरफ देखता हूँ और भागने की संभावना का हिसाब लगाने लगता हूँ। मो शुइंग तुरंत मेरा इरादा समझ जाती है और उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। तुम्हारी बहन तुम्हें मेरे हवाले करके गई है, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है, अगर जाना है तो अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करो। मैं हल्की सी नाक सिकोड़कर ठंडी आवाज में हंकार भरता हूँ और फिर सीधे विला के अंदर चला जाता हूँ। असल में मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, अगर मैं सच में जाने की जिद करता तो शायद मो शुइंग भी नहीं जानती कि मुझे कैसे रोके। मैं लिविंग रूम में पहुंचकर सीधे सोफे पर बैठ जाता हूँ। मेरा कमरा कहाँ है? जिस पर नौकर जवाब देता है, यंग मास्टर सू, दूसरी मंजिल पर पहला कमरा आपका है। मुझे वो कमरा नहीं चाहिए, मुझे कॉरिडोर की तरफ वाला कमरा चाहिए। तभी मो शुइंग अंदर आती है, जिस पर मैं तुरंत सभ्य लहजे में कहता हूँ, आपने मेरी बहन से वादा किया था कि मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी, मैं बस अपनी पसंद का कमरा मांग रहा हूँ। कोई बात नहीं, मेरा मास्टर बेडरूम खाली कर दो, उसे वहीं रहने दो। यह सुनते ही मेरी आंखें बड़ी हो जाती हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिस कमरे की मैंने यूं ही बात की थी वह उसका अपना मास्टर बेडरूम निकलेगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी दूसरा कमरा दे दीजिए। जिस पर नौकर असहाय होकर कहता है, यंग मास्टर, तीसरी मंजिल पर कोई बेडरूम नहीं है। मो शुइंग एक गिलास पानी लेकर मेरी तरफ बढ़ाती है। घर में सिर्फ 2 बेडरूम हैं, इनमें से एक चुन लो। मैं कुछ पल उसे देखता रहता हूँ। बिजनेस की दुनिया में हमेशा मजबूत और सख्त दिखने वाली यह महिला आज खुद मेरे लिए पानी डाल रही थी।
यह नज़ारा उसकी आम कोल्ड ब्यूटी वाली इमेज से बिल्कुल अलग था, जिस पर मैं उसे लगातार देखता रह जाता हूँ और नजरें हटाना तक भूल जाता हूँ। मुझे ऐसे घूरते देखकर मो शुइंग थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। फिर वह सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पूछती है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? नहीं, वह मन ही मन यही सोचती है कि मैं उसकी खूबसूरती में खो गया हूँ, जिस पर उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ जाती है और उसकी आवाज भी पहले से ज्यादा नरम हो जाती है। तो फिर फैसला किया, कौन सा कमरा चाहिए? कोई भी चलेगा, मैं बिना सोचे बोल देता हूँ। आप जिस कमरे में सोएंगी मैं भी उसी कमरे में सो जाऊंगा। यह सुनते ही मो शुइंग मुझे गहरी नजरों से देखती है। वहीं पास खड़े नौकर भी हैरान रह जाते हैं। तभी मुझे अपनी बात का मतलब समझ आता है और मैं जल्दी से सफाई देता हूँ, मेरा मतलब दूसरा वाला कमरा मुझे दे दीजिए। जिस पर मो शुइंग हल्के से मुस्कुरा देती है और नौकर से कहती है, काफी देर हो चुकी है, गेस्ट रूम तैयार कर दो। नौकर सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। मैं उसके जाते हुए कदमों को देखकर कुछ पल हिचकिचाता हूँ, फिर धीरे से कहता हूँ, धन्यवाद। लेकिन मेरी बात सुनते ही मो शुइंग का चेहरा अचानक ठंडा पड़ जाता है। उसे मेरा यह औपचारिक धन्यवाद बिल्कुल पसंद नहीं आता, और न ही हमारे बीच की यह दूरी, क्योंकि ये शब्द उसे ऐसा फील कराते हैं जैसे हम दो अजनबी हों। मैं पानी का एक घूंट पीता हूँ, तभी मेरी जेब में रखा फोन बज उठता है। मैं फोन निकालकर स्क्रीन देखता हूँ, साथ ही चोरी चोरी मो शुइंग की तरफ भी नजर डालता हूँ, जो अभी तक मेरे पास ही खड़ी थी। मेरा यह व्यवहार देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि मैं नहीं चाहता कि वह जान पाए कि मुझे कौन कॉल कर रहा है। लेकिन तभी वह मेरे चेहरे पर उभरती खुशी को नोटिस कर लेती है, जिस पर उसके दिल में अचानक एक बुरा अंदेशा पैदा होने लगता है। फिर वह धीरे से मेरे पास आकर सोफे पर बैठ जाती है। सोफे का एक हिस्सा हल्का सा धंस जाता है। मैं मुड़कर देखता हूँ और हमारी नजरें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। किससे बात कर रहे हो? उसी समय फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, निशन, तुम्हारे पास किसी महिला की आवाज क्यों आ रही है? जिस पर मैं धीरे से जवाब देता हूँ, वो मेरी बहन की दोस्त है। लेकिन मो शुइंग के सवाल का जवाब देने के बजाय मैं जानबूझकर खड़ा हो जाता हूँ और उससे थोड़ी दूरी बना लेता हूँ। मार्क थुक डीन की आंखों में हल्की सी नाराजगी और शिकायत दिखाई देती है, जिस पर वह मुझे घूरते हुए देखती है। वहीं मैं फोन पर लगातार समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं सच में घर पर ही हूँ, वो मेरी बहन की दोस्त है, कोई और नहीं है। जिस पर चूई फोन के दूसरी तरफ चुप हो जाती है। आखिर मार्क थुक डीन की आवाज सुम्मू से बिल्कुल अलग थी, इसलिए चूई आसानी से पहचान लेती है कि यह कोई दूसरी महिला है। वहीं मार्क थुक दिन मुझे घबराकर सफाई देते हुए देखती है और उसके दिल में जलन की लहर उठने लगती है, जिस पर वह जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर देती है और बड़े ही मोहक अंदाज में कहती है, निशैन, काफी देर हो गई है, चलो ऊपर चलकर आराम करते हैं। यह सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसने अभी क्या कहा? उधर फोन के दूसरी तरफ चुई की आवाज अचानक तेज हो जाती है, तो थान, आखिर तुम अभी कहाँ हो और किसके साथ आराम करने वाले हो? नहीं नहीं नहीं, बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही फोन कट जाता है, जिस पर मैं बेबस होकर मार्क थुक डीन की तरफ देखता हूँ। अभी आपने क्या क्या बोल दिया? अब तो उसने पूरी तरह गलत समझ लिया। गलत क्या समझ लिया? हम दोनों के बारे में। उसे लग रहा है कि हमारा रिश्ता नॉर्मल नहीं है। मेरे होंठों तक बात आती है, लेकिन मैं उसे बोल नहीं पाता। आखिर पहले ही सुन चुका था कि मार्क थुक डीन को नाराज करना आसान नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से बात बदल देता हूँ। वैसे अभी आपने मुझे निशन कहा, कुछ मिनट पहले तक तो पूरा नाम लेकर बुला रही थी, तो क्या मैं ऐसे नहीं बुला सकती? ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। यह सुनते ही मार्क थुक डीन का मूड काफी बेहतर हो जाता है। फिर वह सहज अंदाज में पूछती है, अभी जो फोन आया था वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या? जिस पर मैं तुरंत नजरें चुरा लेता हूँ। नहीं, तो क्या तुम उसके साथ डेटिंग कर रहे हो? नहीं, सच बताओ, मैं तुम्हारी बहन को नहीं बताऊंगी। असल में मार्क थुक डीन मन ही मन सोच रही थी कि आखिर वो कौन सी लड़की है जो उसके पसंदीदा इंसान के इतने करीब आने की हिम्मत कर रही है। सच में मेरा उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। लेकिन आपने वादा किया है बहन को कुछ नहीं बताएंगी, तुम्हारी बहन रोहन को। जिस पर मार्क थुक डीन कुछ नहीं बोलती। उसे चुप देखकर मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। मैं ऊपर अपने कमरे में जा रहा हूँ, यह कहकर मैं जल्दी से उठता हूँ और वहां से निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जल्दबाजी में मेरा पैर उसके घुटने से टकरा जाता है, जिस पर उसकी खुशबू सीधे मेरे चेहरे तक पहुंचती है। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखता हूँ, वह भी चुपचाप मेरी तरफ देख रही होती है। हम दोनों के बीच की दूरी अचानक बहुत कम हो जाती है, जिस पर मेरी आवाज घबराहट से कांपने लगती है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। इतना कहते कहते मेरा चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। आखिर इतनी उम्र हो जाने के बाद भी मैं कभी किसी लड़की के इतना करीब नहीं आया था। जिस पर मार्क थुक डीन हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, क्या कहा तुमने? मैं घबराकर उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शायद ज्यादा नर्वस होने की वजह से मेरा बायां पैर दाएं पैर में उलझ जाता है, जिस पर मैं दोबारा लड़खड़ा जाता हूँ। इस बार तो मैं सोफे का सहारा भी नहीं पकड़ पाता। पूरा सीन इतना अजीब और शर्मनाक हो जाता है कि मैं तुरंत उठता हूँ और भागता हुआ कमरे की तरफ निकल जाता हूँ। पीछे से मार्क थुक डीन मुझे देखकर मुस्कुरा देती है। ये छोटा सा बेवकूफ तो ठीक से चल भी नहीं पाता। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मेरी नाराज आवाज सुनकर भी उसके चेहरे की मुस्कान नहीं जाती, जिस पर वह बेबस होकर आह भरती है। मैं सच में इस लड़के से हार चुकी हूँ।
उधर मैं कमरे में पहुंचकर नहाता हूं और फिर बिस्तर पर बैठकर फोन की स्क्रीन को घूरने लगता हूं, लेकिन चूई अब मेरे मैसेज तक का जवाब नहीं देती, जिस पर मैं और ज्यादा परेशान हो जाता हूं। वैसे भी मुझे नई जगह पर नींद नहीं आती थी, इसीलिए देर रात तक करवटें बदलता रहता हूं। वहीं दूसरी तरफ मार्क थुक डीन भी अपने कमरे में जाग रही होती है। उसके मन में बार बार ख्याल आता है कि चुपके से मेरे कमरे में जाकर मुझे देखाए, भले ही सिर्फ एक नजर ही क्यों ना हो। लेकिन अगले ही पल वह खुद को रोक लेती है। नहीं नहीं, अगर उसकी नींद खुल गई तो कहीं वह मुझे कोई अजीब इंसान न समझ ले। आधी रात तक खुद से लड़ने के बाद आखिर वह यह आइडिया छोड़ देती है। अगली सुबह 8:30 बजे मार्क थुक डीन डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। उसके सामने नाश्ता पहले से तैयार रखा होता है, लेकिन उसकी नजर बार बार दूसरी मंजिल की तरफ चली जाती है, जिस पर आंट लियो मुस्कुराकर कहती है, मिस, क्या मैं यंग मास्टर सू को नीचे बुला लाऊं? मार्क थुक डीन कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी खामोशी ही मंजूरी होती है। करीब 10 मिनट बाद मैं बिखरे हुए बालों और नींद भरी आंखों के साथ नीचे उतरता हूँ। आखिर कौन सा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सुबह 8 बजे उठकर नाश्ता करता है? जिस पर मार्क थुक डीन पूछती है, कल रात ठीक से नींद नहीं आई? मैं मन ही मन जवाब देता हूँ, यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर उसने कल वो बातें नहीं कही होती तो चूई मुझसे नाराज नहीं होती, लेकिन मैं ये बात बोल नहीं पाता। उधर मार्क थुक डीन को रात में ही चूई के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी थी और उसे पता चल गया था कि हाल ही में वह लड़की मेरे काफी करीब आ गई है, जिस पर वह अंदर ही अंदर नाखुश हो जाती है। एक लड़की के लिए पूरी रात जागते रहे तो क्या हुआ? अगर आपने कल बकवास नहीं की होती तो चूई मुझसे नाराज नहीं होती। मीनक थुक डीन कॉफी का कप उठाकर एक घूंट लेती है और अपनी नाराजगी दबाने की कोशिश करती है। वहीं मैं धीरे धीरे दलिया खाते हुए हिम्मत जुटाता हूँ। फिर सावधानी से पूछता हूँ, वो क्या आज आप मेरे साथ चल सकती हैं, ताकि चूई को सारी बात साफ साफ समझा सकें। जिस पर मार्क थुक दिन मेरी तरफ एक नजर डालती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। मैं तुरंत डर जाता हूँ और सिर झुकाकर चुपचाप खाना खाने लगता हूँ, साथ ही खुद को कोसने लगता हूँ। क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैंने उसे आदेश देने जैसी बात कैसे कर दी? लेकिन तभी उसकी आवाज सुनाई देती है, कब जाना है? मैं हैरानी से सिर उठाता हूँ। आप तो बहुत बिजी रहती है ना? नहीं है ना? आज थोड़ा मुश्किल है, तो कल भी चलेगा? ठीक है, आज घर पर आराम करो, कल मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगी। जिस पर मैं खुश हो जाता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके दिमाग में बिल्कुल अलग प्लान चल रहा है। वह चाहती थी कि कल तक ऐसा खेल तैयार हो जाए कि मेरे और चूई के बीच सब कुछ खत्म हो जाए। वहीं मैं उसकी असली सोच से बिल्कुल अनजान था, बल्कि मुझे तो लगने लगता है कि वह बहुत अच्छी इंसान है, जिस पर मैं खुद पर ही शर्मिंदा होने लगता हूँ। शायद पहले मैं उसके बारे में गलत सोचता था, आखिर वह सुमो की बचपन की दोस्त भी तो थी। इसके बाद मैं फैसला करता हूँ कि अब से उसके साथ थोड़ा और अच्छा व्यवहार करूंगा। यह सोचकर मेरा मन हल्का हो जाता है। नाश्ता खत्म करने के बाद मैं वापस कमरे में जाकर सो जाता हूँ। सोने से पहले मैं चूई को एक और मैसेज भेजता हूँ, कल मैं किसी को साथ लेकर आऊंगा और उस दिन की सारी बात समझा दूंगा। लेकिन जवाब आता है, उसकी जरूरत नहीं है। अगली सुबह मैं मार्क थुक डीन की कार में बैठा होता हूँ। शुइंगजे, मेरे लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। यह सुनते ही मार्क थुक दिन के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। उसे शुइंगजे कहना बेहद अच्छा लगता है। उसे तो ऐसा फील होता है जैसे कोई प्यारा सा पप्पी उसे बुला रहा हो। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी बहन से वादा किया है कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। जिस पर मैं उत्सुक होकर पूछता हूँ, शुइंगजे, आप तो मेरी बहन की सबसे बड़ी राइवल हैं, फिर भी वह मुझे आपके पास छोड़ने पर इतनी जिद क्यों कर रही थी? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मन ही मन वह कुछ और सोच रही होती है। सुमो को लगता था कि मेरे पास रहना सबसे सुरक्षित है। उसे क्या पता था कि मैं कई सालों से तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तो अभी तक यह सोच रही थी कि तुम्हारे करीब कैसे आऊं, और उसने खुद तुम्हें मेरे पास भेज दिया। सच में यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसी बीच कार एक कंपनी के सामने रुकती है, क्योंकि चूई वहीं इंटर्नशिप कर रही थी। मैं उसे ढूंढने के लिए सीधे उसकी कंपनी पहुंच गया था। कार से उतरने के बाद मार्क थुक डीन सामने मौजूद छोटी सी कंपनी को देखती है, जिस पर उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि निशेन की पसंद इतनी साधारण निकले। वह मन ही मन सोचती है, पार्टनर ढूंढते समय कम से कम फैमिली बैकग्राउंड तो देखना चाहिए था। मैं 2 कदम आगे बढ़ता हूँ, लेकिन फिर ध्यान देता हूँ कि वह मेरे पीछे नहीं आ रही है। जिस पर मैं मुड़कर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और उसे अंदर की तरफ खींचते हुए कहता हूँ, चलो अंदर चलते हैं। यह सुनते ही मार्क थुक डीन की पलकें हल्के से कांपती हैं। उसकी नजर उस हाथ पर टिक जाती है जिससे मैं उसका हाथ पकड़े हुए था, जिस पर वह मन ही मन मेरा हाथ पकड़ने की सोचती है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाली होती है, मैं अचानक उसका हाथ छोड़ देता हूँ और तेजी से रिसेप्शन डेस्क की तरफ बढ़ जाता हूँ। मार्क थुक डीन धीरे धीरे मेरे पीछे चलती है। कई बार वह मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार जब वह आगे बढ़ती है, मैं ठीक उसी समय मुड़ जाता हूँ या दूसरी तरफ देखने लगता हूँ, जिस पर वह अपनी खाली रह गई हथेली को देखती है और उसके दिल में हल्की सी मायूसी दौड़ जाती है। इसके बाद एक्सेस कार्ड से डोर ओपन किया जाता है और हम दोनों एलिवेटर में प्रवेश करते हैं। मैं बीच बीच में चोरी चोरी उसकी तरफ देखता रहता हूँ। अभी कुछ देर पहले वह शायद थोड़ी नाराज लग रही थी, लेकिन आखिर क्यों, मैं कुछ समझ नहीं पाता। फिर
फिर सोचता हूँ कि छोड़ो, अभी सबसे जरूरी बात चुई को सारी सच्चाई समझाना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जिस पर मैं सिर उठाकर उसकी तरफ देखता हूँ। शुइंग जी, थोड़ी देर में आपको सब कुछ अच्छे से समझाना होगा, इस बार उसे बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मेरी बात खत्म होते ही एलिवेटर का दरवाजा खुल जाता है, जिस पर मैं जल्दी से बाहर निकल जाता हूँ। हालांकि चुई अभी सिर्फ इंटर्न थी, लेकिन उसे पहले ही मैनेजमेंट पोजीशन मिल चुकी थी और उसका अपना ऑफिस भी था। मैं चारों तरफ नजर दौड़ाता हूँ और जल्द ही उसका ऑफिस ढूंढ लेता हूँ, लेकिन जब मैं दरवाजे तक पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि वह थोड़ा सा खुला हुआ है, जिस पर मैं मन ही मन खुश हो जाता हूँ। क्या चुई को पता था कि मैं आने वाला हूँ? क्या उसने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ा है? कल तो वह कह रही थी कि मुझे आने की जरूरत नहीं है, तो क्या वह सिर्फ दिखावा कर रही थी? यह सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अच्छा हुआ मैं जिद करके यहाँ आ गया। इसके बाद मैं धीरे से दरवाजा खोलता हूँ, लेकिन अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी आवाज मेरे कानों में पड़ती है, जिस पर मैं तुरंत अंदर की तरफ देखता हूँ और अगले ही पल मेरा पूरा शरीर जम जाता है। सोफे पर एक आदमी और एक औरत बैठे हुए थे और उस औरत की परछाई मेरे लिए बेहद जानी पहचानी थी, जिस पर मैं घबराकर एक कदम पीछे हट जाता हूँ। मेरी आंखें फैल जाती हैं। चुई! मेरी आवाज सुनते ही चुई चौंक कर होश में आती है। वह घबराकर अपने बगल में बैठे आदमी की तरफ देखती है। लू चिंगयांग, तुम यहाँ कैसे? लेकिन लू चिंगयांग पूरी शांति से अपने कपड़े ठीक करता है। उसके चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कान होती है। ये तुम क्या कह रही हो? जिस पर चुई तुरंत उठती है और तेजी से मेरी तरफ भागती है। निशन, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो, मेरी बात सुनो। अभी मुझे लगा था कि वो तुम हो। यह सुनते ही मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। मैं उसके शरीर पर मौजूद निशानों को देखता हूँ और मेरा सीना दर्द से भर जाता है। क्या तुम पागल हो गई हो? चुई मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी माकथुक डीन हमारे बीच आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। तुम्हें उसे छूने का कोई हक नहीं है। जिस पर चुई के चेहरे पर बेबसी और घबराहट दिखाई देती है। निशन, मेरी बात सुनो, मुझे सच में लगा था कि वो तुम हो। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं ठंडी नजरों से उसे देखता हूँ। तो जरा मुझे बताओ, मुझमें और उसमें क्या समानता है? मेरी आवाज में अब सिर्फ निराशा बची थी। मैं तो यहाँ तुम्हारे सामने सारी गलतफहमी दूर करने आया था, लेकिन अब लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। यह सुनते ही चुई घबराकर मेरे पीछे भागती है। निशेन, मत जाओ, यह सच में गलतफहमी है। लेकिन तभी लू चिंगयांग पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। ये मुझे छोड़कर मत जाओ। इसके बाद मैं एलिवेटर में प्रवेश कर जाता हूँ। जैसे ही दरवाजा बंद होता है मैं सिर झुका लेता हूँ। अब मुझसे अपनी भावनाएं संभाली नहीं जा रही थीं। जिस लड़की पर मैंने इतना भरोसा किया था वही मुझे धोखा दे रही थी। वह रोज मुझसे मीठी मीठी बातें करती थी, लेकिन अब लगता है कि वह सब झूठ था। जिस पर माकथुक दिनह धीरे से कहती है, इतना दुखी मत हो, वैसे भी तुम दोनों अभी ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं थे। उसने जो किया उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए खुद को तकलीफ मत दो। लेकिन उसके ये शब्द मेरे दिल में और गहराई तक चुभ जाते हैं। जिस पर मैं सिर उठाकर गुस्से से उसकी तरफ देखता हूँ। आप मेरा मजाक उड़ाने आई हैं क्या? अब खुश हैं आप? मेरी बहन सही कहती थी, आपको हमारे सु फैमिली से दुश्मनी है। मी नक थुक दिनह तुरंत सिर हिलाती है। नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन अब मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। तभी एलिवेटर का दरवाजा खुल जाता है, जिस पर मैं बिना उसकी तरफ देखे बाहर निकल जाता हूँ। कंपनी से बाहर आते ही मैं आदतन उसकी कार में जाकर बैठ जाता हूँ, लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे एहसास होता है कि यह उसकी कार है। जिस पर मैं उतरने की कोशिश करता हूँ। तभी डोर लॉक होने की आवाज आती है। मैं घबराकर उसकी तरफ देखता हूँ। वह धीरे धीरे मेरी तरफ झुक रही थी, जिस पर मैं घबराकर लार निकलता हूँ। शुइंग जी, आप क्या करने वाली हैं? लेकिन वह सिर्फ अपना हाथ उठाती है और हल्के से मेरे माथे पर टपली मारती है। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा नरम थी। इतना परेशान मत हो, अभी रिलेशनशिप शुरू भी नहीं हुई थी और तुम्हें उसका असली चेहरा दिखाई दे गया। ये तो अच्छी बात है। मैं खिड़की की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हम तो एक रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे थे, फिर अचानक सब ऐसा कैसे हो गया? मेरे अंदर की जिद मुझे कमजोर दिखने नहीं देती। जिस पर मैं मुंह फेर कर कहता हूँ, वैसे भी वह मेरे आइडियल टाइप की लड़की नहीं थी। अगर चली गई तो चली गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माकथुक डीन को मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। सच कह रहा हूँ। मैं उसकी तरफ उंगली दिखाकर चेतावनी देता हूँ, लेकिन इस बात की शिकायत मेरी बहन से मत करना। जिस पर वह बिना किसी हिचकिचाहट के कहती है, चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। यह सुनकर मैं राहत की सांस लेता हूँ। तो ड्राइवर को कहिए मुझे घर छोड़ दे। आप अपने काम पर जाइए। ठीक है। इसके बाद माकथुक डीन कार का दरवाजा खोलती है और बाहर उतर जाती है। वह तब तक वहीं खड़ी रहती है जब तक मेरी कार उसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाती। जिसके बाद वह धीरे धीरे पीछे खड़ी अपनी बेंटले की तरफ बढ़ती है। वहां उसका असिस्टेंट पहले से इंतजार कर रहा था। उसके सामने लू चिंगयांग खड़ा था। असिस्टेंट उसके हाथ में 1 मिलियन युआन का चेक थमा देता है, जिस पर लू चिंगयांग तुरंत चेक लेकर वहां से निकल जाता है। माकथुक डीन की नजर उस पर पड़ती है और उसकी आंखों में घृणा दिखाई देती है। फिर वह ठंडी आवाज में आदेश देती है, इसे विदेश भेज दो और यह सुनिश्चित करो कि यह आदमी दोबारा इस शहर में कभी दिखाई न दे। असिस्टेंट तुरंत सिर झुका देता है। उधर मैं घर पहुंचते ही खुद को कमरे में बंद कर लेता हूँ। मैं सोफा पर बैठा खिड़की के बाहर देखता रहता हूँ।
मेरे चेहरे पर खालीपन साफ दिखाई देता था। शाम को जब मार्कथुक डीन ऑफिस से वापस आती है तो नौकर उसे बताते हैं कि मैंने लंच तक नहीं खाया और पूरे दिन कमरे से बाहर भी नहीं निकला। यह सुनते ही उसके चेहरे पर नाराजगी आ जाती है। ये बेवकूफ लड़का दिन में तो कह रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब खुद को सैड प्रिंस बनाकर कमरे में छिपा बैठा है। इसके बाद उसकी हाई हील्स की आवाज सीढ़ियों पर गूंजती है, टक टक टक। कुछ देर बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। निशन, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज दरवाजे के बाहर से सुनाई देती है, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता। जिस पर वह दोबारा कहती है, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। इतना कहकर वह अंदर आ जाती है। मैं सिर उठाकर उसकी तरफ देखता हूँ। मेरी आंखें पूरी तरह खाली थीं, उनमें कोई चमक नहीं बची थी। मुझे इस हालत में देखकर उसके दिल का आधा गुस्सा तुरंत गायब हो जाता है। वह मेरे सामने आकर खड़ी होती है। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर खुद को कमरे में बंद करके खाना तक क्यों नहीं खाया? मैं कुछ देर उसे देखता रहता हूँ, फिर धीरे से पूछता हूँ, क्या मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ? अगर ऐसा नहीं है तो उसने मुझे छोड़कर उस आदमी को क्यों चुना? मेरी आवाज में पहली बार आत्मविश्वास की जगह हीन भावना सुनाई देती है, जिस पर मार्कथुक डीन का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। वह बेहद गंभीर आवाज में कहती है, वो लड़की कभी भी तुम्हारे लायक थी ही नहीं। फैमिली बैकग्राउंड हो या लुक्स, दोनों ही मामलों में तुम इससे कहीं बेहतर इंसान डिजर्व करते हो। मार्कथुक डीन की बातों में एक अलग ही मतलब छिपा हुआ था, लेकिन उस समय मेरा पूरा दिमाग सिर्फ दुख और निराशा से भरा हुआ था, जिस पर मैं उसकी बातों के पीछे छिपे इशारों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। इसके बाद वह धीरे से कहती है, ठीक है, अब नीचे चलकर खाना खाओ। तुम पूरे दिन से भूखे हो, पेट कैसे सहन करेगा? मुझे भूख नहीं है। जिस पर वह सीधे मुझे धमकी देती है, अगर अभी नहीं उठे तो मैं तुम्हारी बहन को फोन कर दूंगी। यह सुनते ही मैं तुरंत अपने दुखों की दुनिया से बाहर आ जाता हूँ। आप बहुत बुरी हैं। आखिरकार मुझे हार माननी पड़ती है, जिस पर मैं धीरे धीरे चप्पल पहनता हूँ और उसके साथ नीचे खाने के लिए चला जाता हूँ। डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद भी मैं बस अनमने मन से चावल के दाने इधर उधर करता रहता हूँ। मार्कथुक डीन मेरी तरफ देखकर पूछती है, इतना सारा खाना रखा है, इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया क्या? मैं सिर तक नहीं उठाता, बस धीरे से बड़बड़ाता हूँ, भूख नहीं है। असल में मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खाने से परेशानी थी या फिर उसके लगातार मुझे कंट्रोल करने से। जिस पर मार्कथुक डीन कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके शरीर से निकलती ठंडी और दूर वाली फीलिंग मुझे साफ महसूस होती है। खाना खत्म होने के बाद मैं वापस अपने कमरे में चला जाता हूँ, लेकिन चूई के ऑफिस का वह सीन बार बार मेरे दिमाग में घूमता रहता है। जितना ज्यादा सोचता हूँ उतना ही ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। काफी देर बाद न जाने क्या सोचकर मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ। फिर लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद मार्कथुक डीन के कमरे का दरवाजा खटखटाता हूँ। उसका कमरा मेरे कमरे के ठीक बगल में था। मैं काफी देर तक इंतजार करता हूँ, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, जिस पर मैं वापस लौटने का सोचने लगता हूँ। तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है और अगले ही पल मेरी आंखें बड़ी हो जाती हैं। मेरे सामने खड़ी मार्कथुक डीन अभी अभी नहाकर निकली थी। उसके गीले बाल कंधों और पीठ पर बिखरे हुए थे। पूरा रूप बेहद आकर्षक और आलसी सी खूबसूरती से भरा हुआ था, जिस पर मेरी नजरें अनजाने में उसकी गोरी त्वचा की तरफ चली जाती हैं। अगले ही पल मैं खुद को डांटने लगता हूँ, मैं आखिर देख क्या रहा हूँ? तभी वह पहले बोलती है, मुझसे कोई काम था? उसकी आवाज में हल्की सी हैरानी थी। अब नहीं, कोई खास बात नहीं। इतना कहकर मैं तुरंत भागने के लिए मुड़ जाता हूँ, लेकिन तभी पीछे से उसकी आवाज सुनाई देती है, निशन, कहाँ जा रहे हो? उसकी मोहक आवाज मेरे कानों में पड़ती है, जिस पर मैं वहीं रुक जाता हूँ। फिर थोड़ा झेंपते हुए कहता हूँ, मैं बाहर जाकर 2 ड्रिंक्स पीना चाहता हूँ। मेरी बात खत्म होते ही वह तुरंत जवाब देती है, नहीं जाओगे, बहुत रात हो चुकी है। लेकिन अब मैं भी जिद पकड़ लेता हूँ, मैं जाऊंगा, मेरा मूड बहुत खराब है। जिस पर वह शांत आवाज में कहती है, घर में वाइन है, अगर पीनी है तो यहीं पी लो। इतना कहने के बाद वह कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और सीधे मेरा हाथ पकड़ लेती है। मैं उसकी उंगलियों को अपनी कलाई पर महसूस करता हूँ और कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह जाता हूँ। इसके बाद वह मुझे बेसमेंट में बने वाइन सेलार तक ले जाती है। पूरे रास्ते वह मेरा हाथ छोड़ना नहीं चाहती। सेलार में पहुंचकर वह एक शानदार ब्लैक गोल्ड वाइन कैबिनेट खोलती है, फिर उसमें से रेड वाइन की एक बोतल निकालती है। बोतल खोलने के बाद वह वाइन डिकैंटर में वाइन डालती है, जिस पर रेड वाइन की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। मैं अनजाने में लार निगल लेता हूँ। शायद मैंने आज तक कभी प्रॉपर रेड वाइन नहीं पी थी, बस पहले कुछ बियर के घूंट ही चखे थे, क्योंकि मेरी बहन हमेशा मुझे रोकती रहती थी। वह कहा करती थी कि लड़के शराब पीकर चिड़चिड़े हो जाते हैं और खुद पर कंट्रोल खो देते हैं। यह याद आते ही मैं पूछ बैठता हूँ, क्या इसे पीकर भी इंसान गुस्सैल हो जाता है? मार्कथुक डीन हंस पड़ती है। ये बात किसने बताई? मेरी बहन ने। जिस पर वह मुस्कुराते हुए जवाब देती है, थोड़ी मात्रा में रेड वाइन तो शरीर के लिए फायदेमंद होती है, सिर्फ थोड़ी सी, ज्यादा नहीं पी सकते क्या? मेरी आंखें तुरंत चमक उठती हैं। मैं डेकेंटर को घूरते हुए उसकी खुशबू सूंघता रहता हूँ। अब पी सकता हूँ? थोड़ा और इंतजार करो, वाइन को सांस लेने दो, फिर इसका स्वाद बेहतर लगेगा। यह सुनते ही मैं मायूस हो जाता हूँ, लेकिन 2 सेकंड बाद फिर पूछ बैठता हूँ, अब पी सकता हूँ? जिस पर मार्कथुक डीन की आंखों में मुस्कान तैर जाती है। वह डेकेंटर उठाती है और धीरे धीरे वाइन को लॉन्ग स्टैम ग्लास में डालकर मेरी तरफ बढ़ा देती है। फिर पूछती है, तुम्हारी बहन तुम्हें शराब
छूने भी नहीं देती थी ना, जिस पर मैं तुरंत झूठ बोल देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहन मुझे शराब पीने देती है। यह सुनकर वह हल्का सा हंसती है, लेकिन मेरा झूठ नहीं पकड़ती। फिर मेरे बगल वाली हाई चेयर पर बैठ जाती है। मैं ग्लास उठाकर एक छोटा सा घूंट लेता हूँ और अगले ही पल मेरा चेहरा सिकुड़ जाता है। इतनी कड़वी और कसैली, इसमें अच्छा क्या है, बियर इससे ज्यादा अच्छी होती है। जिस पर मार्क थुक डीन मुस्कुराकर पूछती है, आदत नहीं है ना, साहब है ना, चाहो तो जूस ला दूं। मैं नाराज होकर उसे घूरता हूँ, फिर जिद में पूरा ग्लास एक ही सांस में खाली कर देता हूँ। कड़वाहट मेरे पूरे मुंह में फैल जाती है। सच में इस ड्रिंक की रेपुटेशन ज्यादा और स्वाद कम था। जिस पर मार्क थुक डीन होठों पर मुस्कान लिए अपना ग्लास उठाती है और आराम से एक घूंट लेती है। उधर मैं दूसरा ग्लास भी खुद भर लेता हूँ। यह देखकर वह तुरंत चेतावनी देती है, धीरे पियो वरना नशा हो जाएगा। मैं घमंड से नाक सिकोड़ता हूँ, मैं 1000 ग्लास भी पी लूं तब भी नशा नहीं होगा। यह कहकर मैं दूसरा ग्लास भी एक ही बार में खत्म कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही वाइन पेट में पहुंचती है, मेरा सिर घूमने लगता है, आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है, जिस पर मैं सीधे बार काउंटर पर झुक जाता हूँ। अब मुझमें हिलने की भी ताकत नहीं बचती। मैक थक दिन यह देखकर हंस पड़ती है। लगता है निशेन सच में मुझे बाहरी इंसान नहीं समझता। मैं नशे में सिर उठाता हूँ और उसे घूरता रहता हूँ। फिर अचानक मुस्कुराकर कहता हूँ, बिग सिस्टर आप बहुत अच्छी हैं। यह सुनते ही मार्क थुक डीन की आंखों में हैरानी और खुशी एक साथ चमक उठती है। वह थोड़ा झुककर पूछती है, सच में? मैं लगातार सिर हिलाता हूँ, सच। लेकिन अब मेरा सिर पहले से भी ज्यादा घूम रहा था, जिस पर मेरी नजर उसके लाल और आकर्षक होठों पर टिक जाती है। उसी समय चूई वाले ऑफिस का सीन फिर दिमाग में उभर आता है और मेरे दिल में दर्द की एक और लहर दौड़ जाती है। नशे के सहारे मैं धीरे धीरे उसकी तरफ सरक जाता हूँ, जिस पर वह बेहद मोहक आवाज में पूछती है, अभी भी पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं सिर हिला देता हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह घूम रहा था। फिर मैं बड़बड़ाता हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? यह सुनते ही उसकी आंखों में बेबसी और प्यार दोनों दिखाई देते हैं। वह मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, हमारा निशेन सबसे अच्छा है। जिस पर मैं धीरे धीरे काउंटर पर चेहरा टिकाकर कहता हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, गलती चुई की है, वो मेरे लायक नहीं थी। मार्क थुक डीन मुझे चुपचाप देखती रहती है और मन ही मन सोचती है, यह बेवकूफ पप्पी आखिर इतना ज्यादा प्रभावित कैसे हो गया। पहला प्यार सच में बहुत खतरनाक होता है। कुछ ही देर बाद मुझ पर नींद हावी होने लगती है। धीरे धीरे मेरी सांसें बराबर हो जाती हैं, जिस पर मार्क थुक दिन मुझे 2-3 बार आवाज लगाती है, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता। तब वह बॉडीगार्ड्स को बुलाती है और मुझे कमरे तक पहुंचवाती है। इसके बाद वह खुद मेरे ऊपर कंबल ठीक करने लगती है। उसी समय मैं आधी नींद में आंखें खोलता हूँ। मेरी नजर सबसे पहले उसके लाल होंठों पर पड़ती है और नशे में पता नहीं क्या सोचकर मैं अचानक आगे झुक जाता हूँ। अगले ही पल मेरे होंठ उसके होंठों को छू लेते हैं। ये होते ही मार्क थुक डीन की आंखें पूरी तरह फैल जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि अभी क्या हुआ है। वहीं मैं नशे में मुस्कुराता रहता हूँ, जिस पर वह खुद को संभालते हुए गंभीर आवाज में पूछती है, निशन क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? लेकिन मेरा सिर इतनी बुरी तरह घूम रहा था कि मैं उसकी बात ठीक से सुन भी नहीं पाता। मुझे सिर्फ इतना महसूस होता है कि शायद वह मुझसे नाराज है और यही एहसास मुझे और ज्यादा बेचैन कर देता है। मैं जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ ताकि उनकी डांट से बच सकूं। जिस पर जब वह देखती हैं कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन और भी ठंडा हो जाता है। उनकी नजर मेरे होंठों पर पड़ती है और फिर वह अनजाने में अपनी उंगलियों से अपने ही होंठों को छूने लगती हैं। निशेन अच्छे सो जाओ, कल सुबह तक तुम उस चुई को पूरी तरह भूल जाओगे। इसके बाद अगली सुबह मो शुइंग नाश्ते की टेबल पर बैठी होती है, तभी एक वीडियो कॉल आ जाती है। मेरा छोटा भाई कहाँ है? जिस पर कॉल कनेक्ट होते ही सुयू की आवाज सुनाई देती है, इतने दिनों बाद तुम्हें अपने भाई की याद आई है? मैं तो सोच रही थी कि तुम उसे पूरी तरह भूल ही गई हो। जिस पर सुयू की आवाज थोड़ी असहज हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं बहुत बिजी थी। मैं पहले ही पता लगा चुकी हूँ, तुम विदेश किसी काम की वजह से नहीं गई थी, साफ साफ किसी आदमी का पीछा करने गई थी। मो शुइंग ठंडे लहजे में बोलती है, अगर इतनी बिजी हो तो कॉल मत किया करो, तुम्हारा भाई यहाँ बहुत अच्छे से रह रहा है, उसे खाने की भी कोई कमी नहीं है, और अगर तुम उसे तंग कर रही हो तो। इसी दौरान मैं आंखें मलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ और नींद भरी आवाज में बोलता हूँ, दीदी क्या सच में आप हैं? मुझे अभी आपकी आवाज सुनाई दी थी। जिस पर सुयू की आवाज तुरंत ऊंची हो जाती है, हाँ मैं ही हूँ। मो शुइंग कैमरा मेरी तरफ घुमा देती है। जैसे ही सुयू मेरे बिखरे हुए बाल देखती है, वह तुरंत भड़क जाती है, इसे तुम अच्छा रहना कहती हो? देखो इसकी हालत। जिस पर मो शुइंग थोड़ी हैरान हो जाती है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुयू इस बात पर भी शिकायत करेगी। यह सुनकर मैं इतनी शर्मिंदा हो जाता हूँ कि मन करता है जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाऊं। क्या अब मुझे तुम्हारे भाई के बाल भी सुखाने होंगे और उसके कपड़े भी चुनने होंगे? सुयू पहले गुस्सा होने वाली होती है, लेकिन फिर अचानक कुछ सोचकर मुस्कुराने लगती है। ठीक ही है, तुम्हारे पास न भाई है, न बॉयफ्रेंड और न ही कोई रिलेशनशिप, इसलिए तुम्हें ये सब बातें
समझ नहीं आएंगी। जिस पर मो शुइंग का चेहरा और भी सख्त हो जाता है। समझ गई? तो तुम अपने बॉयफ्रेंड का दिखावा कर रही हो। वह स्क्रीन पर मौजूद सुयू को तिरस्कार भरी नजर से देखती है और मन ही मन सोचती है, हंस लो जितना हंसना है। जिस दिन मैं तुम्हारे भाई को अपना बना लूंगी उस दिन देखूंगी तुम कैसे हंसती हो। इसके बाद सुयू बोलती है, तुम्हें किसी को रखना चाहिए जो मेरे भाई की इमेज मैनेजमेंट कर सके। घर पर हमेशा कोई ना कोई इसका ध्यान रखता है। जिस पर मैं धीरे से बोलता हूँ, दीदी मैं खुद कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैंने उसे पैसे दिए हैं। घर पर जैसे रहते थे वैसे ही वहां भी रहो। खुद को किसी भी तरह की तकलीफ मत देना। यह सुनकर मैं और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता, बस चुपके से मो शुइंग की तरफ देखता हूँ। जिस पर मो शुइंग के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं होता। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यंग मास्टर को अच्छी सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। अगर यहाँ उसे पहले से कम ट्रीटमेंट मिला तो मैं उसे कैसे अपने पास रोक पाऊंगी। इसके बाद मेरी बहन पूछती है, मो शुइंग तुम्हें परेशान तो नहीं करती? नहीं, सिस्टर शुइंग मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। जिस पर स्क्रीन के उस पार सुयू आंखें घुमा देती हैं। उसे सिस्टर मत बुलाया करो। मैं हैरानी से पूछता हूँ, तो फिर मैं उन्हें क्या बुलाऊं? मो शुइंग बुलाऊं? इसके बाद वह फिर कहती है, अगर वह तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो मुझे बताना, मैं खुद उसे संभाल लूंगी। मैं इस अजीब बहस में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए बस सिर हिला देता हूँ। फिर मो शुइंग कैमरा वापस अपनी तरफ घुमा लेती है। ठीक है, फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, मैं रखती हूँ। लेकिन कॉल कटने से पहले भी सुयू जोर से चिल्लाती है, मेरे भाई को परेशान मत करना, मैं कभी भी अचानक चेक करने आ सकती हूँ। जिस पर मो शुइंग सीधे कॉल काट देती है और फोन एक तरफ रख देती है। फिर वह मुझे दलिया खाते हुए देखती है। आज तुम इतनी जल्दी उठ गए? मुझे लगा था कि कल रात ज्यादा पीने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब होगी, इसीलिए किसी को तुम्हें जगाने के लिए नहीं भेजा। यह सुनकर मेरे होंठ फड़क जाते हैं। अगर जल्दी नहीं उठता तो क्या करता? क्या घर की मालकिन के खुद बुलाने का इंतजार करता? इसके बाद माहौल अचानक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। फिर वह पूछती है, क्या तुम्हें याद है कि कल रात नशे में तुमने क्या किया था? मैं थोड़ा हैरान होकर बोलता हूँ, मैंने क्या किया था? मुझे कुछ याद नहीं है। जिस पर मो शुइंग मुझे ध्यान से देखने लगती है। कुछ नहीं, कल तुम सिर्फ 2 गिलास पीकर ही नशे में गए थे, इसलिए मैं तुम्हें सीधे कमरे में छोड़ आई थी। यह कहते हुए वह मन ही मन सोचती है कि शायद इस बारे में बताना सही नहीं होगा। आखिर दोनों की पहचान को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अगर इस भोले लड़के को डरा दिया और यह भाग गया तो? यह सुनकर मैं राहत की सांस लेता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि खुद ही किसी तरह कमरे तक पहुंच गया था। जिस पर हमारी नजरें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। आपको परेशानी हुई? आगे से किसी और के साथ शराब पीने मत जाना, बहुत खतरनाक होता है। हालांकि यह बात वह सिर्फ अपने मन में सोचती है। आखिर मेरे सामने रहते हुए भी वह खुद को रोक नहीं पाई थी और मुझे किस कर दिया था। अगर कोई दूसरी महिला मुझे बहला फुसला कर ले जाए तो मामला और भी खराब हो सकता है। यह सोचते ही मेरी सारी झिझक गायब हो जाती है। आप बिल्कुल मेरी बहन जैसी हैं, सच में बहुत परेशान करती हैं। नाश्ता खत्म होने के बाद मैं ऊपर जाने लगता हूँ, लेकिन आधी सीढ़ियां चढ़ने के बाद मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं मुड़कर देखता हूँ तो मो शुइंग मुझसे 2 सीढ़ियां नीचे खड़ी होती है। सिस्टर शुइंग, क्या आपको ऑफिस नहीं जाना? तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारी इमेज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी है, इसलिए अब मैं तुम्हें संभालूंगी। यह सुनते ही मेरी हैरानी सीधे घबराहट में बदल जाती है। मुझे मत डराइए, सच में डर लग रहा है। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ध्यान रख सकता हूँ। क्या तुम अपनी बहन की बात नहीं मानोगे? सच में जरूरत नहीं है, मैं सब कर सकता हूँ। मेरे लगातार इनकार करने पर मो शुइंग के आसपास की ठंडक और भी बढ़ जाती है। जिस पर वह मुझे ठंडी नजर से देखती है और बिना कुछ कहे मुड़कर चली जाती है। मैं वहीं खड़ा सोचता रह जाता हूँ, ये फिर से नाराज क्यों हो गई? इसके बाद जब मैं अपने बाल सेट करने में लगा होता हूँ तभी मेरे बेस्ट फ्रेंड का फोन आ जाता है। मैं स्पीकर ऑन करके फोन एक तरफ रख देता हूँ। अरे ये शेन, क्या हाल है? वाह, तुम्हारी आवाज सुनकर लग रहा है कि तुम आखिरकार अपने ब्रोकन हार्ट से बाहर निकल आए हो। मैं होंठ सिकोड़ते हुए बोलता हूँ, कौन सा ब्रोकन हार्ट? हमारा रिश्ता शुरू ही कहाँ हुआ था। सच तो यह था कि शांत होने के बाद मैं मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरा और चुई का कभी कोई खास रिश्ता था। बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। जिस पर लीजिए थोड़ा शक भरे लहजे में बोलता है, लेकिन सच कहूं तो चुई मुझे ऐसी लड़की नहीं लगती जो पुराने रिश्ते को भूल जाए। कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? गलतफहमी? मैंने अपनी आंखों से देखा था। फिर गलतफहमी कैसी? मेरी बहन बिल्कुल सही कहती है, दुनिया में कोई भी औरत अच्छी नहीं होती। यह सुनकर लीजिए हंस पड़ता है। अगर ऐसा है तो तुम्हारी बहन सु यू भी कोई अच्छी इंसान नहीं हुई। वैसे वहां सब ठीक है? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ रहकर बोर हो गया हूँ। तो फिर कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ जाओ। ये तुमने कहा है, मैं सच में आ जाऊंगा। अभी मैं घर पर नहीं हूँ, रात 9 बजे फ्लाइट से लौटूंगा। वापस आते ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है। इसी दौरान मुझे याद आता है कि आज रात मो शुइंग की एक सोशल पार्टी है और शायद वह देर रात तक वापस नहीं आएगी। जिस पर मैं मन ही मन खुश हो जाता हूँ। यही मौका है, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड के घर भाग सकता हूँ। फिर रात के 10 बजे एक लग्जरी बिजनेस कार मो फैमिली की हवेली के बाहर आकर रुकती है। मैसेज मिलते ही मैं पहले से पैक किया हुआ सामान उठाता हूँ और चुपचाप बाहर निकलने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं विला के गेट से बाहर आता हूँ, मेरे सामने 2 महिलाएं खड़ी बातें करती हुई नजर आती हैं। जैसे ही मेरी आहट होती है, मो शुइंग मुड़कर मेरी तरफ देखती है, जिस पर उनकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी नजर आती हैं और मैं तुरंत सहम कर सिकुड़ जाता हूँ। इसी दौरान लीजिए बिजनेस कार के अंदर बैठा हुआ उत्साह से मेरी तरफ हाथ हिलाता है। ये शैन,
लेकिन मैं सिर्फ एक नजर उसकी तरफ डालता हूँ और फिर तुरंत अपनी नजरें हटा लेता हूँ, जिस पर युन मेंगजियाओ मुझे अविश्वास भरी नजरों से देखने लगती है। सुयू ने सच में अपने छोटे भाई को तुम्हारी देखभाल में छोड़ दिया? लेकिन मो शुइंग कोई जवाब नहीं देती। आखिर इस समय उनका मूड बहुत खराब होता है। वह मन ही मन सोचती है, ये बेवकूफ लड़का मुझे देखकर हेलो तक नहीं बोलता, मुझे सिस्टर भी नहीं बुलाता। इसके बाद वह ठंडी आवाज में पूछती है, इतनी रात को बाहर क्या करने जा रहे हो? यह सुनकर मुझे बिना वजह अपराधी जैसा फील होने लगता है। सच कहूं तो यह महिला मेरी बहन से भी ज्यादा डरावनी लगती है। मैं बाहर खेलने जा रहा हूं, जिस पर मैं मदद की उम्मीद में कार के अंदर बैठे लीजिए की तरफ देखता हूं। नहीं जाओगे? क्यों? बहुत देर हो चुकी है। दिन में जाना हो तो जा सकते हो, लेकिन रात में नहीं। यह सुनकर मैं फिर युन मेंगजियाओ की तरफ देखता हूं। सिस्टर मेंगजियाओ, क्या मैं आपके घर खेलने आ सकता हूं? जिस पर युन मेंगजियाओ अनजाने में मो शुइंग की तरफ देखने लगती है। हालांकि उसे पता होता है कि आज का मकसद मुझे लेने आना था, लेकिन मो शुइंग के सामने वह हाँ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। ये शेन, अच्छे बच्चे बनो, बहुत रात हो चुकी है, कल लीजिए के साथ बाहर चले जाना। यह सुनकर मैं निराश होकर कार के अंदर बैठे लीजिए की तरफ देखता हूँ। वहीं लीजिए गुस्से में अपनी बहन को घूरने लगता है। वह मन ही मन सोचता है, मेरी बहन सच में बेवकूफ है, मो शुइंग तक को हैंडल नहीं कर पाती। इसी बीच मो शुइंग सीधे मेहमानों को जाने का आदेश दे देती है। अब आप दोनों वापस जा सकते हैं। जिस पर मैं और ली जे कार की खिड़की के आर पार एक दूसरे को उदास नजरों से देखते रहते हैं। इसके बाद मो शुइंग मेरे पास आकर डांटते हुए बोलती है, क्या देख रहे हो, जल्दी अंदर जाओ। मैं अनमने मन से अपनी नजरें हटा लेता हूँ और घर की तरफ बढ़ने लगता हूँ। साथ ही बड़बड़ाता हूँ, क्या आपका घर समुद्र है जो इतना बड़ा है? यह सुनकर वह बोलती है, ये सब तुम्हारी बहन की हिदायतें हैं। जिस पर मैं तुरंत मुड़कर उनकी तरफ देखता हूँ और आंखें सिकोड़ लेता हूँ। आप तो मेरी बहन की सबसे बड़ी दुश्मन है ना? फिर उसकी हर बात क्यों मानती हैं? या फिर कहीं आप उसे चुपके से पसंद तो नहीं करती? यह सुनकर मो शुइंग अंदर ही अंदर भड़क उठती है। मैं उसे पसंद करती हूँ? उन्हें लगता है कि मेरे दिमाग में जरूर कोई समस्या है। फिर मैं पूरी गंभीरता से बोलता हूँ, आपको बहादुर बनना चाहिए, समझी? मेरी बहन मुझे जो करने से मना करे, आपको मुझे वही करने के लिए उकसाना चाहिए, तभी तो साबित होगा कि आप उस दुश्मन हैं। इतना कहकर मैं अपना हाथ पीछे खींचने ही वाला होता हूँ कि मो शुइंग अचानक मेरा हाथ पकड़ लेती है, जिस पर मेरी आंखों में घबराहट चमक उठती है। आप क्या करने वाली हैं? मो शुइंग मुझे देखते हुए बोलती है। येशन, क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि काम कैसे करना चाहिए? मैं तुरंत बात संभालने की कोशिश करता हूँ। नहीं नसे नहीं, मैं तो बस सजेशन दे रहा था, मानना है या नहीं वो आपकी मर्जी है। जिस पर मो शुइंग हल्की सी मुस्कान देती है। वह मेरे चेहरे को देखकर सब समझ जाती है। मुझसे दूर जाना चाहते हो? मैं झूठ बोलने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो? लेकिन मो शुइंग मन ही मन हंस पड़ती है। आखिर यह भोला लड़का झूठ बोलना जानता ही नहीं। उसके सारे विचार उसके चेहरे पर साफ लिखे रहते हैं। इसके बाद वह बेहद नरम और मोहक आवाज में बोलती है, ये शेन, अच्छे बच्चे बनो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। यह सुनकर मेरा दिल एक धड़कन के लिए रुक सा जाता है। मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, सिस्टर शुइंग, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगा, आप जो कहेंगी वही करूंगा। जिस पर मो शुइंग मुझे शक भरी नजरों से देखती है। काफी देर बाद वह बोलती है, आज से रात 8 बजे कर्फ्यू होगा। थोड़ा सोचने के बाद वह फिर जोड़ती है, मौसम ठंडा हो रहा है, 7 बजे कर देते हैं। यह सुनते ही मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। इस महिला में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। मैं गुस्से में मन ही मन सोचता हूँ, मैं अपनी बहन से शिकायत करूंगा कि ये मुझे तंग करती हैं। उधर मो शुइंग मेरे जाते हुए पीछे को देखती है और फिर सुयू को एक मैसेज भेज देती है, हाल ही में आसपास बहुत सी बिगड़ी हुई लड़कियां घूम रही हैं। कर्फ्यू लगाना बुरा आइडिया नहीं है, मुझे काम पर जाना होता है, मैं हर समय उस पर नजर नहीं रख सकती। कमरे में पहुंचते ही मैं सुयू को कॉल करके शिकायत करने लगता हूँ, लेकिन शिकायत सफल होने की बजाय मुझे ही डांट पड़ जाती है। उन खराब लड़कियों के साथ घूमना बंद करो। यह सुनकर मैं इतना गुस्सा हो जाता हूँ कि रात भर ठीक से सो भी नहीं पाता। अगली सुबह मैं ढेर सारी शिकायतों के साथ उठता हूँ और नाश्ते की टेबल पर धम्म से बैठ जाता हूँ। फिर सामने बैठी मो शुइंग को घूरने लगता हूँ, जो आराम से अपना फोन चला रही होती है, लेकिन वह मेरी नजरों की बिल्कुल परवाह नहीं करती। इसी दौरान वह कॉफी का कप उठाकर पीने ही वाली होती है, जिस पर मैं अचानक खड़ा हो जाता हूँ। मैं उनके हाथ से कॉफी छीन लेता हूँ और उसे फर्श पर फेंक देता हूँ। फिर दोनों हाथ टेबल पर रखकर चुनौती भरी नजरों से उन्हें देखने लगता हूँ। कॉफी के कुछ छींटे मो शुइंग के हाथ पर भी पड़ जाते हैं। वहीं बगल में खड़ी आंट लियू तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकलने लगती है। यंग मिस, 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए दूसरी कॉफी लेकर आती हूँ। मैं मो शुइंग की आंखों में देखता हूँ और अचानक मेरे दिल में डर पैदा हो जाता है। गया काम से, अब ये जरूर गुस्सा होंगी, लेकिन मैं ध्यान से देखता हूँ तो कुछ अजीब लगता है। ये मुझे डांट क्यों नहीं रही हैं? अगर ये डांटेंगी ही नहीं तो मैं बहन से शिकायत कैसे करूंगा और वापस घर कैसे जाऊंगा? क्या अभी भी ये काफी गुस्सा नहीं हुई हैं? इसी समय आंट लियू नई कॉफी लेकर आती है। मैं हैरान हो जाता हूँ, इतना सब करने के बाद भी ये नाराज नहीं हुई। जिस पर मैं तुरंत कप उठाता हूँ और एक बड़ा घूंट पी लेता हूँ। अगले ही पल मेरा चेहरा बिगड़ जाता है। इतनी कड़वी कैसे है?
मो शुइंग फोन नीचे रखती है और आराम से ठुड्डी पर हाथ टिकाकर मुझे देखने लगती है। मैं पी चुका हूँ, यह कहकर मैं नापसंदगी से कप वापस टेबल पर पटक देता हूँ। आखिर नौकरों के लिए सफाई करना भी आसान नहीं होता। मुझे याद आता है कि मेरी बहन ने कहा था कि मो शुइंग को क्लीनलीनेस ऑब्सेशन है। मैंने कब से पी लिया है, इसलिए अब वह इसे हाथ भी नहीं लगाएंगी। लेकिन तभी मो शुइंग अचानक पूछती है, स्वाद कैसा है? मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ, फिर जिद में बोलता हूँ, बहुत अच्छा है। अच्छा है तो ठीक है, इतना कहकर वह कप उठा लेती है और फिर ठीक उसी जगह से पीती है जहां से मैं अभी पी चुका था। इसके बाद वह एक ही सांस में पूरी कॉफी खत्म कर देती है, जिस पर मैं हैरानी से मुंह खुला का खुला रह जाता हूँ। वहीं आंट लियू का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन मो शुइंग पूरी शांति से बोलती है, आज की कॉफी काफी मीठी है। मैं मन ही मन बड़बड़ाता हूँ, मीठी कहाँ से है? क्या इस महिला की टेस्ट बड्स खराब हो गई हैं? लेकिन आंट लियू इस बात का असली मतलब समझ चुकी होती है। मैंने पहले ही कहा था, यंग मिस किसी अजनबी को अपने घर में रहने नहीं देंगी, तो ये उनके दिल का इंसान है। इसके बाद मो शुइंग खड़ी हो जाती है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, अगर बाहर जाना हो तो रात 8 बजे से पहले घर वापस आ जाना। मैं वहीं बैठा सोचने लगता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बहन तो कहती थी कि इन्हें क्लीनलीनेस ऑब्सेशन है, तो क्या सारी जानकारी गलत थी? इसी दौरान मो शुइंग जाने के लिए मुड़ती है। सिस्टर शुइंग। मेरी आवाज सुनकर उनके कदम रुक जाते हैं। फिर उनकी नजर मेरे हाथ पर पड़ती है जो उनकी बांह पकड़े होता है, जिस पर वह मन ही मन खुश हो जाती हैं। आज ये भोला लड़का खुद मेरे पास आया है। मैं उम्मीद भरी आंखों से उनकी तरफ देखता हूँ। सिस्टर शुइंग, मुझे भी अपने साथ ऑफिस ले चलिए। तुम पक्का चाहते हो? बिल्कुल, मैं पूरे दिल से आपका साथ दूंगा। असल में मैंने मन ही मन फैसला कर लिया होता है, मैं पूरे दिन उनके साथ चिपका रहूंगा ताकि वह मुझसे परेशान होकर मुझे खुद दूर भगा दें। लेकिन मो शुइंग खुशी से सिर हिला देती है, ठीक है, जिस पर मैं अंदर ही अंदर खुश हो जाता हूँ। फिर बड़े आराम से उनके साथ मैं बैक में जाकर बैठ जाता हूँ। रास्ते भर मैं अपनी बहन से बार बार मैसेज करके कंफर्म करता रहता हूँ। आखिर उसने कहा था कि मो शुइंग को सबसे ज्यादा नापसंद ऐसे आदमी हैं जो बहुत चालाक हों और पर्सनल स्पेस का सम्मान न करते हों। यह सोचकर मैं फोन रख देता हूँ और पूरी मासूमियत से अपना हाथ उनके कंधे पर रख देता हूँ। लेकिन अगले ही पल मैं देखता हूँ कि मो शुइंग की आंखें प्यार से भर जाती हैं। वह मुस्कुराकर मन ही मन सोचती हैं, मेरा भोला पप्पी आज इतना पहल क्यों कर रहा है? और फिर वह बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपना सिर मेरे कंधे पर टिका देती हैं, जिस पर मैं पूरी तरह जम जाता हूँ। रुको, ये क्या हो रहा है? मैं पूरी तरह हैरान रह जाता हूँ। ये मेरे कंधे पर सिर क्यों रख रही हैं? इन्हें तो मेरा हाथ झटक देना चाहिए था ना। मैं कुछ देर झिझकता हूँ, फिर शर्माते हुए पूछता हूँ, सिस्टर शुइंग, आपने मेरा हाथ नहीं हटाया? जिस पर मो शुइंग हल्के से हंस पड़ती हैं। क्यों हटाऊं? हमारे ये शेन इतने अच्छे और आज्ञाकारी हैं। यह सुनकर मेरा एक्सप्रेशन और भी अजीब हो जाता है। मैं कब से इनका अपना इंसान बन गया? मैं अपना हाथ वापस खींचने ही वाला होता हूँ कि तभी वह अपना हाथ मेरी पीठ के पीछे ले जाकर मेरी कमर को कसकर पकड़ लेती हैं, जिस पर मेरे चेहरे पर ऐसा भाव आ जाता है जैसे जीना और मरना दोनों बराबर हो गए हों। ये आखिर हाथ कब छोड़ेंगी? सच में मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है। मैंने आखिर इन्हें पकड़ने की कोशिश ही क्यों की? मैं मन ही मन पछताने लगता हूँ। इसी तरह खींचातानी चलती रहती है। आखिरकार ड्राइवर की आवाज सुनाई देती है और मुझे राहत मिलती है। यंग मिस, कंपनी आ गई है। जिस पर मो शुइंग धीरे से अपना हाथ ढीला कर देती हैं। ये शेन, तुम पहले नीचे उतर जाओ। मैं तुरंत कार से उतर जाता हूँ। उधर मो शुइंग को भी थोड़ा समय चाहिए होता है खुद को शांत करने के लिए। आखिर यह भोला लड़का उनके इतने करीब बैठा था कि वह अपना हमेशा वाला शांत और ठंडा रूप बनाए नहीं रख पा रही थी। इसी दौरान असिस्टेंट शुतिंग एलिवेटर से बाहर आती है। नमस्ते यंग मास्टर, मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ। मैं मुड़कर कार की तरफ देखता हूँ। मो शुइंग अभी भी सीट पर बैठी होती हैं और आंखें बंद किए जैसे आराम कर रही होती हैं, जिस पर मैं हैरान होकर सोचता हूँ, ये ऊपर क्यों नहीं जा रही? मेरे मन की बात समझकर शुतिंग समझाती है, प्रेसिडेंट मो को कुछ जरूरी काम निपटाना है, आप फिलहाल मेरे साथ वेटिंग रूम में चलिए। यह सुनकर मैं मन ही मन बड़बड़ाता हूँ, उस हालत में ये काम कहाँ हैंडल कर रही थी? इसके बाद शुतिंग मुझे सीधे सीईओ ऑफिस में ले जाती है। असल में वह उन गिने चुने लोगों में से होती है जिन्हें पता होता है कि मो शुइंग लंबे समय से मुझे पसंद करती हैं। उसे बहुत सारे ऐसे राज पता होते हैं जो किसी और को नहीं मालूम। पहले जब सू यू मुझे अपने साथ लेकर आती थी, तब मो शुइंग हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर हमारे साथ रहने की कोशिश करती थी। वह कुछ नहीं करती थी, बस दूर से चुपचाप मुझे देखती रहती थी और हर बार मन ही मन सोचती थी, ये लड़की हमेशा मेरे सामने आकर मुझे परेशान क्यों करती है। कुछ दिन पहले एक बैंक्वेट में भी मो शुइंग बहाना बनाकर पहुंच गई थी। वहां एक अमीर परिवार की लड़की मुझसे बात करने आई थी, जिस पर मो शुइंग ने सीधे लोगों को भेजकर उसे बाहर निकलवा दिया था। यह सब देखकर किसी का भी शिप करने का मन कर जाए। इसी बीच शुतिंग अपने ख्यालों से बाहर आती है और मुझसे कहती है, यंग मास्टर, आप यहीं बैठकर इंतजार कीजिए, कुछ खाना पीना हो तो बताइए, मैं सेक्रेटरी से मंगवा दूंगी। नहीं, जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस की बड़ी ग्लास विंडो के पास जाकर नीचे का नजारा देखने लगता हूँ, लेकिन अचानक मुझे कुछ अजीब महसूस होता है। रुको, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो मो शुइंग के पीछे पीछे रहना था। ये सोचते ही मैं तुरंत मुड़ता हूँ। असिस्टेंट शू, जरा रुकिए। जिस पर शुटिंग रुककर मेरी तरफ देखती है। यंग मास्टर, कोई और काम है? मैं थोड़ा सोचकर पूछता हूँ, मुझे पहले मो शुइंग का शेड्यूल जानना है।
अभी थोड़ी देर में उनका कोई काम है क्या? शूटिंग कुछ पल झिझकती है लेकिन फिर सच बता देती है। प्रेसिडेंट मो की 20 मिनट बाद एक मीटिंग है। किस मीटिंग रूम में? मुझे वहां ले चलिए। जिस पर शूटिंग मन ही मन सोचती है कि शायद यंग मास्टर प्रेसिडेंट मो को और अच्छे से समझना चाहते हैं, इसलिए वह बिना कुछ कहे मुझे मीटिंग रूम तक ले जाती है। उधर जब एमओ शुइंग ऊपर पहुंचती हैं तो शूटिंग पहले से एलिवेटर के बाहर इंतजार कर रही होती है। सब लोग आ चुके हैं प्रेसिडेंट मो, आप आते ही मीटिंग शुरू हो सकती है। लेकिन मीटिंग रूम की तरफ जाने के बजाय मो शुइंग सबसे पहले मेरे बारे में पूछती हैं। ये शेन कहाँ है? आपके ऑफिस में है। यह सुनकर मो शुइंग सीधे ऑफिस की तरफ बढ़ने लगती हैं। आखिर उनके लिए मीटिंग से ज्यादा जरूरी मैं होता हूँ। जिस पर शूटिंग मन ही मन शिकायत करती है। फिर शुरू हो गया। काम छोड़कर फिर यंग मास्टर के पीछे भाग रही हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह तुरंत बोल पड़ती है, अभी यंग मास्टर थोड़े थके हुए लग रहे थे, शायद इस समय आराम कर रहे होंगे। यह सुनते ही मो शुइंग के कदम रुक जाते हैं। वह एक पल सोचती हैं और फिर मुड़कर मीटिंग रूम की तरफ चल पड़ती हैं। तो फिलहाल उस भोले पप्पी को आराम करने देते हैं। जिस पर शूटिंग अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। मैं सच में जीनियस हूँ। प्रेसिडेंट मो को संभालना अब मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसी बीच मीटिंग पूरे जोर शोर से चल रही होती है। तभी बिना किसी वार्निंग के मीटिंग रूम का दरवाजा खुल जाता है और मैं मुस्कुराता हुआ अंदर चला आता हूँ। पूरा कमरा एक साथ मेरी तरफ देखने लगता है, लेकिन मैं आराम से आगे बढ़ते हुए बोलता हूँ, इतनी देर से मीटिंग चल रही है, सब लोग थक गए होंगे ना? प्रेसिडेंट मो ने सबके लिए ड्रिंक्स मंगवाई हैं। इसके बाद मैं कोल्ड ड्रिंक्स का बड़ा बैग खोलता हूँ और एक एक करके सबको बांटने लगता हूँ। जिस पर सभी लोग हैरानी से मो शुइंग की तरफ देखने लगते हैं। वहीं मो शुइंग आराम से कुर्सी पर बैठी होती हैं, लेकिन उनकी आंखें प्यार से भरी हुई सिर्फ मुझे देख रही होती हैं। मैं एक फ्रूट टी उठाता हूँ और चापलूसी वाला चेहरा बनाकर उनके सामने रख देता हूँ। प्रेसिडेंट मो, आज मौसम बहुत गर्म है, ये फ्रूट टी पी लीजिए। अंदर ही अंदर मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ। जल्दी गुस्सा हुई, मुझे डांटिए और यहाँ से निकाल दीजिए। लेकिन मो शुइंग मेरे चेहरे के हर छोटे एक्सप्रेशन को गौर से देखती हैं, फिर आराम से फ्रूटी उठाकर एक घूंट पी लेती हैं। बहुत स्वादिष्ट है। यह सुनकर पूरे मीटिंग रूम का माहौल बदल जाता है। सभी के चेहरे पर शौक साफ दिखाई देता है। हे भगवान, प्रेसिडेंट मो नाराज तो नहीं हुई, उल्टा खुश होकर पी भी रही हैं। जिस पर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर चुपचाप अपने अपने ड्रिंक्स उठाकर पीने लगते हैं। यंग मास्टर ने इतनी गर्मी में हमारे लिए ड्रिंक्स मंगवाई हैं, कम से कम धन्यवाद तो कहना चाहिए। इसके बाद पूरा कमरा एक साथ बोल पड़ता है, थैंक यू यंग मास्टर, ट्रीट के लिए धन्यवाद। मैं हल्का सा भौहें सिकोड़ लेता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, यह स्क्रिप्ट मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही? फिर मैं मजबूरी में मुस्कुराता हूँ। ठीक है, आप लोग मीटिंग जारी रखिए, मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर मैं चुपचाप बाहर निकल जाता हूँ। उधर मो शुइंग मेरी जाती हुई पीठ को देखती रहती हैं। फिर वह कमरे में बैठे एग्जीक्यूटिव्स की तरफ मुड़ती हैं। सभी लोग अभी भी मेरे लाए ड्रिंक्स मजे से पी रहे होते हैं। जिस पर उनके अंदर जलन की लहर उठ जाती है। वह ठंडी आवाज में पूछती हैं, स्वादिष्ट है? सब लोग बिना कुछ समझे तुरंत जवाब देते हैं, बहुत स्वादिष्ट, कमाल का है। जिस पर मो शुइंग की नजर पूरे कमरे पर घूमती है। तभी सभी को एहसास होता है कि उन्होंने कुछ गलत कह दिया है। वे तुरंत अपनी बात बदल देते हैं, नहीं, अच्छा नहीं है। लेकिन इससे मो शुइंग का चेहरा और भी खराब हो जाता है। जिस पर सभी लोग तुरंत चुप हो जाते हैं। अगले ही पल मो शुइंग ठंडे स्वर में फैसला सुनाती हैं, मीटिंग के दौरान ड्रिंक्स पी रहे हो, इस महीने का बोनस काट लिया जाएगा। यह सुनते ही सभी के चेहरे उतर जाते हैं। उधर शूटिंग बिना देर किए सारे ड्रिंक्स जब्त कर लेती है। आखिर यह पहली बार था जब यंग मास्टर ने प्रेसिडेंट मो को कोई गिफ्ट दिया था और ये लोग उसमें हिस्सा बांट रहे थे। ये तो सच में मौत को न्योता देने जैसा था। जिस पर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। बोनस भी गया और ड्रिंक भी। उधर मैं ऑफिस वापस लौट आता हूँ और सीधे एमओ शुइंग की शानदार लेदर चेयर पर बैठ जाता हूँ। मैं सोच में डूब जाता हूँ। ये महिला सच में बहुत शांत है। मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी इनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आती। कोई हैरानी नहीं कि मो फैमिली सू फैमिली से थोड़ा आगे है। मेरी बहन तो इनसे बहुत पीछे है। जिसे पसंद करती है उसके पीछे तुरंत भागने लगती है, पूरी तरह लव ब्रेन बन जाती है। यह सोचते सोचते अचानक मेरे मन में सवाल आता है, लेकिन मो शुइंग को आखिर पसंद कौन है? उधर मीटिंग खत्म होते ही मो शुइंग के फोन पर लगातार मैसेजेस आने लगते हैं। सभी का मैसेज लगभग एक जैसा होता है। यंग मास्टर सू पूरे ऑफिस में पूछ रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट मो किसी को पसंद करती हैं? यह पढ़कर मो शुइंग के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। इसके बाद वह ऑफिस का दरवाजा खोलती हैं और मुझे अपनी चेयर पर बैठे देखती हैं। मैं मेज पर झुका हुआ होता हूँ, चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही होती है। असल में मैं पूरे ऑफिस में पूछताछ कर चुका होता हूँ, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि मो शुइंग आखिर किसे पसंद करती हैं। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि इन्हें सच में किसी से प्यार ही ना हो? क्या ये सच में लव इम्यूनिटी वाली इंसान है? जब मो शुइंग देखती हैं कि मेरा उठने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, तो वह रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोलती हैं, ये शेन, इस सीट पर बैठने वाला इंसान बहुत मेहनत से काम करता है। यह सुनते ही मैं स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो जाता हूँ और दोनों हाथों से सम्मान पूर्वक इशारा करता हूँ, प्लीज बैठिए। जिस पर मो शुइंग आराम से अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। फिर वह अचानक बोलती हैं, ये शैन, चलो वीचैट फ्रेंड बनते हैं। मैं सीधे मना करना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती, इसलिए पूछता हूँ, क्यों? अभी जो ड्रिंक्स लाई थी उनके पैसे तुम्हें ट्रांसफर करने हैं, उसकी जरूरत नहीं है। इतने से पैसों की कोई बात नहीं। आखिर मेरी बहन भले थोड़ी बेवकूफ हो, लेकिन पैसे कमाने में बहुत तेज है। मुझे कभी पैसों की कमी नहीं होती। उधर मो शुइंग का दिमाग तेजी से चल रहा होता है। उन्हें बस किसी तरह मेरा वीचैट चाहिए होता है।
फिर वह बोलती हैं, मैं तुम्हारी बहन की सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। अगर तुम मेरा पैसा खर्च करोगे तो उसे जरूर अच्छा लगेगा। मैं कुछ देर सोचता हूँ, फिर सिर हिलाता हूँ। बात तो सही है। वीचैट ऐड होते ही मो शुइंग तुरंत मुझे 5,20,000 युआन ट्रांसफर कर देती हैं, जिस पर मैं शॉक हो जाता हूँ। सिस्टर शुइंग, आपने मुझे 5,20,000 युआन क्यों भेज दिए? वह हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती हैं, क्योंकि इस नंबर का खास मतलब होता है, भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे ये पैसे वापस नहीं मांगूंगी। ये मेरी सच्चाई का प्रतीक है। हालांकि मुझे बात पूरी तरह समझ नहीं आती, लेकिन सुनने में ठीक लगती है। उधर एमो शुइंग मेरा कांटेक्ट सेव करती हैं और नाम रखती हैं मेरा भोला पपी। वह मन ही मन खुश होती हैं। इतने सालों बाद आखिर मुझे इसका कांटेक्ट मिल ही गया। इसी दौरान पैसे रिसीव करने के बाद मैं झुककर उनके पास आ जाता हूँ। सिस्टर शुइंग, जिस पर मो शुइंग मेरी तरफ मुड़कर देखती हैं। मैं धीरे से पूछता हूँ, क्या आपके दिल में कोई और इंसान है? लेकिन वह उल्टा मुझसे पूछती हैं, और तुम्हारे दिल में कोई है? मैं तुरंत मुंह बना लेता हूँ, चुई वाली बात तो आपको पता ही है। फिर बार बार मेरे जख्मों पर नमक क्यों छिड़कती हैं? जिस पर मो शुइंग मेरी आंखों में देखते हुए गंभीरता से जवाब देती हैं, हाँ। मैं तुरंत आंखें बड़ी कर लेता हूँ। सच में इनके दिल में कोई है? मैं उत्सुक होकर पूछता हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वह आदमी कौन है? नहीं। सिस्टर शुइंग, प्लीज बता दीजिए ना। यह सुनकर वह मुस्कुराती हैं। ये शैन, तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते? मैं बिना सोचे तुरंत बोल देता हूँ, बिल्कुल, मुझे सबसे ज्यादा सिस्टर शुइंग ही पसंद है। जिस पर मो शुइंग की आवाज और भी मोहक हो जाती है। किस तरह की पसंद? मैं तुरंत जवाब देता हूँ, फैमिली वाली पसंद। यह सुनकर वह मन ही मन आह भरती हैं। हम दोनों के बीच फैमिली वाला रिश्ता कहाँ से आ गया? और लव वाली बात तो उससे भी दूर है। इसी दौरान मैं अचानक झूठ बोलने का फैसला करता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको सीक्रेट क्रश करता हूँ तो क्या आप मानेंगी? जिस पर मो शुइंग सच में चौंक जाती हैं। तुम मुझे सीक्रेट क्रश करते हो? हाँ, इसीलिए तो जानना चाहता हूँ कि आपको कौन पसंद है। आपका आइडियल टाइप क्या है? यह सुनकर मो शुइंग हंस पड़ती हैं, फिर सिर हिलाते हुए बोलती हैं, अच्छा रतना, ऐसी बात है तो अगर तुम मुझे परस्यू करना चाहो तो सक्सेस रेट काफी ज्यादा है। मैं तुरंत तो समझ जाता हूँ कि वह मुझे छेड़ रही हैं। फिर वह मुस्कुराकर पूछती हैं, तो बताओ, क्या तुम मुझे परस्यू करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी बहन मेरी टांग तोड़ देगी, और वैसे भी मैं आपको उस नजर से देखता ही नहीं हूँ। यह सुनते ही मो शुइंग का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत दूसरी तरफ देखने लगती हैं। अगर तुम मुझे परस्यू नहीं करना चाहते तो फिर मुझे भी तुम्हें इतनी बातें बताने की जरूरत नहीं है। मैं उनके पीछे खड़ा होकर चुपचाप आंखें घुमा देता हूँ। इसके बाद मैं बाहर जाने लगता हूँ। जिस पर मो शुइंग पूछती हैं, कहाँ जा रहे हो? मैं बिना पीछे देखे जवाब देता हूँ, घूमने। दोपहर होने वाली है, खाना खाकर जाना। मैं होंठ सिकोड़कर बोलता हूँ, नहीं, आप अकेले खाइए। जिस पर मो शुइंग हल्की सांस छोड़ती हैं, फिर इंटरनल फोन उठाकर सेक्रेटरी को कॉल करती हैं, कुछ बॉडीगार्ड्स भेजो, ये शेन की सुरक्षा करनी है। जी प्रेसिडेंट मो, शूटिंग तुरंत जवाब देती है, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। उधर मैं लीजिए को लंच के लिए बुलाता हूँ। जैसे ही हम मिलते हैं मैं बेचैनी से बोल पड़ता हूँ, जल्दी कोई तरीका सोच, मैं अपनी बहन को कैसे मनाऊं कि वो मुझे वापस घर ले जाए। लीजिए हैरानी से मुझे देखता है, रुको, तुम्हारी बहन ने तो कहा था कि मो शुइंग से पंगा नहीं लेना चाहिए। जो भी उन्हें नाराज करता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। फिर वह तुम पर गुस्सा क्यों नहीं होती? तुरंत शिकायत शुरू कर देता हूँ। कौन कहता है कि गुस्सा नहीं होती? एक नजर घुमा देती हैं तो मेरी आत्मा तक कांप जाती है। ये नहीं करने देती, वो नहीं करने देती, मेरी बहन से भी ज्यादा परेशान करती हैं। ये सुनकर लीजिए संतुष्ट होकर सिर हिलाता है। अब ये वाली बात मो शुइंग के कैरेक्टर से मैच करती है। फिर वह सोचते हुए बोलता है, अजीब है, तुमने मीटिंग में इतना हंगामा किया फिर भी वह नाराज नहीं हुई। मैं तुरंत मेज पर हाथ मारता हूँ, इसीलिए तो मैं तुझसे आइडिया मांग रहा हूँ। जिस पर लीजिए की आंखें चमक उठती हैं। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्या तुम पूरा कोऑपरेशन दोगे? पहले एग्जाम्पल तो बता। लीजिए थोड़ा झुककर धीरे से बोलता है, दुनिया की कोई भी औरत हैंडसम मैन को नापसंद नहीं करती, क्यों ना हम मो शुइंग के लिए कुछ हैंडसम गाइज ढूंढे। मैं हैरानी से उसे देखता हूँ। क्या? लीजिए तुरंत समझाता है, अगर हमें कामयाब होना है तो बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। हम कुछ फोटोज चुपके से खींच लेंगे, फिर उन्हें तुम्हारी बहन को भेज देंगे। जब उसे पता चलेगा कि मो शुइंग का कैरेक्टर खराब है तो वह खुद तुम्हें वापस घर ले जाएगी। कैसा लगा प्लान? मैं कुछ देर सोचता हूँ, फिर जोर से मेज पर हाथ मारता हूँ, करते हैं। शाम होते ही मैं और लीजिए मास्क और सनग्लासेस पहन लेते हैं। दोनों ऐसे छिपते छिपाते नाइट क्लब में घुसते हैं जैसे कोई चोरी करने आए हों। जैसे ही हम वीआईपी रूम में पहुंचते हैं कई लड़कियां एक साथ बोलती हैं, गुड इवनिंग यंग मास्टर्स। लीजिए चारों तरफ नजर दौड़ाता है, फिर संतुष्ट होकर सिर हिलाता है, बहुत बढ़िया, ये सब खास रिक्वेस्ट पर बुलाई गई हैं। इसके बाद वह वेटर की तरफ देखता है, अच्छा काम किया है, पहले इन्हें बाहर भेजो, फिर कुछ और लड़कियों को अंदर भेजना। मैं हैरान होकर पूछता हूँ, और लड़कियां क्यों? लीजिए मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं बेवकूफ हूँ। दो आदमी यहाँ बैठकर क्या करेंगे? बिल्कुल, लड़कियों को बुलाएंगे और गेम्स खेलेंगे। क्या हम दोनों यहाँ बैठकर चाय पीने आए हैं? मैं सिर हिलाता हूँ, बात तो सही है। इसके बाद मैं और लीजिए पूरी मस्ती में डूब जाते हैं। हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगता है। इसी दौरान मेरा फोन कई बार बजता है, लेकिन लाउड म्यूजिक की वजह से मुझे सुनाई ही नहीं देता। पास बैठी लड़कियां भी लगातार हमारा उत्साह बढ़ा रही होती हैं। फिर जब मैं एक लड़की के हाथ से जूस लेने के लिए सिर उठाता हूँ तो
अचानक मेरी नजर सामने खड़ी मो शुइंग से टकरा जाती है। पूरा शरीर वहीं जम जाता है। उधर मो शुइंग की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है, सब बाहर निकलो। जिस पर कमरे की सारी लड़कियां घबराकर तुरंत बाहर भाग जाती हैं। यहाँ तक कि लीजिए भी उनके साथ भागने की कोशिश करता है। मैं हकलाते हुए बोलता हूँ, सिस्टर शुइंग आप यहाँ कैसे? उनके होंठों पर ठंडी मुस्कान उभर आती है। पहले मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मौज मस्ती करना इतना पसंद है, और वो भी इतनी सारी लड़कियों के साथ। मैं तुरंत घबरा जाता हूँ। क्या मतलब? हम तो बस खेल रहे थे। लेकिन कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उधर मो शुइंग के दिल में अजीब सी जलन उठती है। वह मन ही मन सोचती हैं, इन औरतों के साथ खेलना इतना अच्छा लगता है। लेकिन मुझे उनकी हालत का अंदाजा ही नहीं होता। मैं हंसते हुए जवाब देता हूँ, बिल्कुल अच्छा लगता है। उन दीदियों से जो इमोशनल वैल्यू मिलती है वो कमाल की है। यह सुनते ही मो शुइंग दांत भींच लेती हैं। ये शेन। उनकी आवाज इतनी खतरनाक लगती है कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह मन ही मन चिल्लाती हैं, तुम उन्हें सिस्टर बुलाते हो? मैं क्या उनसे कम हूँ? तुम मेरे साथ खेलना क्यों नहीं चाहते? लेकिन मैं उनकी बेचैनी समझ नहीं पाता। उल्टा चिंता से पूछता हूँ, सिस्टर शुइंग आप ठीक तो हैं? फिर मैं बड़े मासूम चेहरे से बोलता हूँ, अगर आप चाहें तो अगली बार मैं आपको भी साथ लेकर आऊंगा। यह सुनकर मो शुइंग की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। ये शेन। मैं बेचारगी से उनकी तरफ देखता हूँ। क्या हुआ? फिर अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। ओह समझ गया, आपको लड़कियां पसंद नहीं है क्या? तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कुछ हैंडसम गाइज बुला देता हूँ। यह सुनते ही मो शुइंग का चेहरा पूरी तरह काला पड़ जाता है। तुमने अभी क्या कहा? मैं पूरी ईमानदारी से जवाब देता हूँ, हैंडसम गाइज जो कभी भी आपकी सर्विस के लिए तैयार रहेंगे। मीनकथुक दिन्ह की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई देती है, जिस पर वो पूछती है, तुम लोग अभी गेम खेल रहे थे क्या? मैं थोड़ा कंफ्यूज होकर पलकें झपकाता हूँ और कहता हूँ, नहीं तो और क्या कर रहे होते? जिस पर मीनकथुक दिन्ह फिर पूछती है, तो फिर वो तुम्हें अपने हाथ से कुछ पिला क्यों रही थी? यह सुनकर मुझे याद आता है और मैं जवाब देता हूँ, तो क्या हुआ? मैं जूस का एक घूंट भी नहीं पी सकता क्या? जिस पर माकथुक दिन्ह मेरी साफ और मासूम आंखों को देखती है, लेकिन फिर भी थोड़ा शर्मिंदा होकर गुस्से में कहती है, तुम इस नाइट क्लब में गेम खेलने और फ्रूट जूस पीने आए थे? जिसके जवाब में मैं आराम से कहता हूँ, हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जिस पर वो तुरंत बोलती है, प्रॉब्लम है, और आगे से अगर यहाँ आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी बहन की तरफ से तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। तय हुआ था कि रात 8 बजे तक घर पहुंच जाओगे। अब खुद देखो कितने बजे हैं। ये सुनकर मैं चुपके से घड़ी देखता हूँ। समय 9 बज रहा होता है। जिस पर माकथुक डीन ठंडी हंसी हंसते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हें अभी भी टाइम देखना आता है? जिसके जवाब में मैं मुंह बनाकर कहता हूँ, मुझे घर नहीं जाना। यह सुनकर वो गुस्से से कहती है, तुम मुझे सच में गुस्से से मार ही डालोगे? इसके बाद वो मेरा हाथ पकड़कर खड़ी होती है और सीधे मुझे कमरे से बाहर ले जाने लगती है। मैं खुद को छुड़ाने ही वाला होता हूँ कि तभी उसकी दिलकश आवाज सुनाई देती है, अगर तुमने जिद की तो मुझे लोगों से उठवाकर तुम्हें घर ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सुनकर मैं मन ही मन बड़बड़ाता हूँ, बुरी औरत, बहुत ज्यादा बुरी औरत। जैसे ही हम कमरे के बाहर पहुंचते हैं, मैनेजर सामने आकर कहता है, सर आज रात का बिल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और जिन 10 लोगों को आपने बुलाया था वो भी तैयार हैं, जब चाहें साथ ले जा सकते हैं। यह सुनते ही माकथुक डीन मेरा हाथ छोड़ देती है और बारी बारी से मुझे और मैनेजर को देखने लगती है। 10 लोग? वो शक भरी नजरों से पूछती है, जिस पर मैं सिर हिलाते हुए कहता हूँ, हाँ मैंने कुछ हैंडसम लड़कों को बुलाया था ताकि वो तुम्हारे साथ गेम खेल सकें। यह सुनते ही माकथुक दिन्ह के होंठ हल्के से ऊपर उठते हैं। मेरे लिए बुलाया था? बिल्कुल, सभी के सभी काफी हैंडसम हैं। जिस पर वो तुरंत मेरी असली मंशा समझ जाती है। मेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही चालाकी देखकर वो फैसला कर लेती है कि मुझे कोई मौका नहीं देना है। फिर वो मैनेजर से कहती है, उन सबको यहाँ से जितना दूर भेज सकते हो भेज दो और बिल मेरे अकाउंट में डाल देना। जी मैडम। इसके बाद माकथुक डीन फिर से मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे बाहर ले जाती है। साथ ही कहती है, तुम्हारी बहन सिर्फ कुछ दिनों के लिए बाहर गई है और तुम इतने बिगड़ गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती? अब तो तुम मेरे लिए लड़के तक बुलाने लगे हो। बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं सीधा कह देता हूँ, अगर आपने मुझे डांटा तो मैं जाकर शिकायत कर दूंगा। उधर ये कीथ दरवाजे पर बैठा मेरी हालत को लेकर परेशान हो रहा होता है, लेकिन जब वो मुझे माकथुक दिन्ह के साथ इतनी शांति से जाते हुए देखता है तो पूरी तरह हैरान रह जाता है। ये आखिर चल क्या रहा है? जिस पर वो तुरंत अपना फोन निकालता है और कई फोटो खींच लेता है। फोटो देखने के बाद खुद ही मुस्कुराते हुए कहता है, मानना पड़ेगा दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं और माकथुक दिन्ह की फिगर तो सच में कमाल है। इसके बाद मैं माकथुक दिन्ह की कार में बैठ जाता हूँ। कार में बैठते ही वो पूछती है, घर नहीं जाना चाहते? फिर बिना मेरे जवाब का इंतजार किए वो मेरा फोन लेकर तो नोक को कॉल कर देती है, तुम्हारा छोटा भाई घर नहीं लौट रहा, ऊपर से लड़कियां बुला रहा है। फोन के दूसरी तरफ एक पल की खामोशी छा जाती है, जिसके बाद डांट की पूरी बारिश शुरू हो जाती है। मैं जानबूझकर अनसुना करने का नाटक करता हूँ, लेकिन माकथुक डीन फोन को मेरे कानों के और करीब ले आती है। यह देखकर मैं गुस्से से उसकी तरफ देखता हूँ, फिर झपट्टा मारकर फोन छीन लेता हूँ और कॉल काट देता हूँ। इतनी बड़ी होकर भी चुगली करती हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे सबसे ज्यादा चुगली करने वाले लोग पसंद नहीं है? इसके बाद मैं उसका गाल पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो उल्टा मेरा गाल खींच देती है। मैं हैरानी से उसे देखता हूँ, ऐसा करने पर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता? जिस पर वो शांत स्वर में कहती है, फोन करके शिकायत पहले तुमने की थी। यह सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो जाता हूँ और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। कुछ देर बाद वो पूछती है, इतनी देर तक बाहर रहने के बाद सजा के लिए तैयार
तैयार हो? मैं अविश्वास से उसकी तरफ देखता हूँ। आप सच में मुझे सजा देने वाली हैं? जिस पर मार्क थुक डीन चालाक मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हें क्लब में लड़कियों के साथ खेलना इतना पसंद है ना, तो सजा यह है कि घर जाकर मेरे साथ खेलोगे। यह सुनकर मैं तुरंत भड़क जाता हूँ, लेकिन वो सीधे आगे बढ़कर मेरी कमर को पकड़ लेती है। अरे ऐसा मत करो। जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो करूंगी, अब क्या कर लोगे? मैं उसकी तरफ देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि इस बार तरीका बदलना पड़ेगा। इसलिए बेचारी सी आवाज में कहता हूँ, सिस्टर थुक डीन, बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी सजा नहीं मिली, इस बार छोड़ दो ना। यह सुनकर उसका चेहरा थोड़ा नरम पड़ जाता है। वो कहती है, ठीक है, लेकिन आगे से अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। मैं तुरंत सिर हिलाकर कहता हूँ, मैं बात मानूंगा, आप भी अपना वादा मत तोड़ना, ठीक है? उसका जवाब इतना मीठा और दिलकश होता है कि एक पल के लिए मेरा दिल धड़कना भूल जाता है। कार के अंदर का माहौल अचानक थोड़ा अजीब और रोमांटिक सा लगने लगता है। मैं जल्दी से कहता हूँ, सिस्टर थुकडीन, पहले मुझे छोड़ तो दीजिए। जिस पर वो अनमने मन से मुझे छोड़ती है और जाते जाते मेरे बाल भी बिखेर देती है। सच कहूं तो मैक थुक दिन वाकई बेहद खूबसूरत लगती है। घर पहुंचते ही मैं जल्दी से अपने कमरे में भागता हूँ। फोन निकालकर देखता हूँ तो ढेर सारे अनरीड मैसेजेस पड़े होते हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा मार्क थुक दिन ने भेजे होते हैं। उसने मुझे 10 से ज्यादा वॉइस मैसेजेस भेज रखे होते हैं। शुरुआत में उसकी आवाज काफी नरम होती है, लेकिन धीरे धीरे ठंडी और खतरनाक होती जाती है। जब मैं तुम्हें पकड़ूंगी तब तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। यह सुनकर मैं सिर्फ सिर हिलाता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, बहुत डर लग रहा है। इसके बाद मैं ये कीत की भेजी हुई फोटो खोलता हूँ। वो वही फोटो होती है जो उसने कुछ देर पहले खींची थी। साथ में उसका मैसेज भी आता है, भाई यहाँ आखिर चल क्या रहा है? तुम दोनों हाथ पकड़कर बिल्कुल कपल जैसे लग रहे हो। जिस पर मैं तुरंत वॉइस मैसेज भेजता हूँ, हर चीज में शिप मत किया करो, किसी दिन बुरी तरह पिटोगे। बात बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। वो तो ऐसे देखती है जैसे किसी भी वक्त मुझे जिंदा निकल जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ से तुरंत कॉल आ जाती है। तो फिर असली मामला क्या है? कोई मामला नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि माकथुक डीन तुम्हें पसंद करती है। क्या तुमने कभी उसे किसी दूसरे आदमी के साथ चलते देखा है? ऊपर से वो तुम्हारा हाथ भी पकड़ रही थी। मैं हंसते हुए कहता हूँ, तुम उसे कितनी बार मिले हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हें दोनों को शिप करूंगा। उससे अच्छा मुझे और मोंगडाओ को शिप कर दो। अगर तुमने मेरी बहन को पसंद किया तो समझो तुम्हारी आंखें खराब हैं। यह सुनकर वो तुरंत कहता है, कोई अपनी बहन के बारे में ऐसा बोलता है क्या? तुम भी तो हमेशा अपनी बहन की बुराई करते रहते हो। चलो शर्त लगाते हैं, माकथुक दिन को तुम पसंद हो। नहीं लगानी? मुझे लगता है तुम डर गए हो। कहीं तुम्हें भी तो नहीं लगने लगा कि वो तुम्हें पसंद करती है? मैं मन ही मन सोचता हूँ कि आजकल के लोग भी कितने अजीब हैं। हर किसी को बस लोगों को कपल बनाना पसंद है। इसी बीच फोन फिर से बजने लगता है। मैं मजबूरी में कॉल उठाता हूँ। दूसरी तरफ से ये किएट उत्साहित आवाज में कहता है, ये थान, एक माजदा की शर्त लगा लेते हैं। क्या कहते हो? तुम पागल हो गए हो क्या? सपने देखना बंद करो। सिर्फ कुछ मिलियन की बात है। कोई खुद पैसे लेकर दरवाजे पर आ रहा हो तो मना कौन करता है? और इसी तरह दोनों चालाक लोग शर्त पक्की कर लेते हैं। नहाने के बाद मैं बिस्तर पर लेटता हूँ कि तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। दरवाजा खुलता है और अंदर मार्क थुक डीन आती है। मैं एक पल के लिए चौंक जाता हूँ। सिस्टर थुक डीन, कोई काम था? जिस पर वो कहती है, आज नहान हंग ने मुझे एक मेंस वॉच गिफ्ट की थी। मेरे पास इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए सोचा तुम्हें दे दूं। थैंक्स सिस्टर थुक दिन। लेकिन वो जाने की बजाय लगातार मुझे देखती रहती है। यह देखकर अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है और मैं पूछ बैठता हूँ, सिस्टर थुक दिन, क्या आप मुझे पसंद करती हैं? वो थोड़ा चौंक जाती है। मैं तुरंत जोड़ता हूँ, मेरा मतलब भाई बहन वाला पसंद नहीं, लड़का और लड़की वाला पसंद। जिस पर वो पूछती है, अचानक ऐसा सवाल क्यों? मैं सीधा जवाब देता हूँ, मैंने ये कीत के साथ शर्त लगाई है। वो बार बार कह रहा है कि आप मुझे पसंद करती हैं, लेकिन मुझे तो याद है कि मैकथुक डीन पहले से किसी और को पसंद करती है। यह सुनते ही वो मन ही मन सोचती है, ये कीत कमीना वाकई काफी तेज निकला। यह सुनते ही मैकथुक डीन मन ही मन सोचती है, तो ये दोनों मुझे ही शर्त का मुद्दा बना रहे हैं। जिसके बाद वो पूछती है, तो आखिर शर्त क्या लगी है? मैं तुरंत जवाब देता हूँ, लेटेस्ट मॉडल की एक माजदा। ये किएट कह रहा था कि उसकी कीमत 10 मिलियन युआन से भी ज्यादा है। यह सुनकर मैकथुक दिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वहीं मैं अपने दिमाग में उस नई चमचमाती स्पोर्ट्स कार की इमेजिनेशन करने लगता हूँ जो मेरे गैराज में खड़ी होने वाली है। सोचते ही मेरे चेहरे पर खुशी फैल जाती है। जिस पर मैकथुक डीन मन ही मन सोचती है, ये दोनों सच में बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और मैं उत्साह से कहता हूँ, सिस्टर थुक डीन, आप मेरे फोन से ये किएट को एक वॉइस मैसेज भेज दीजिए। फिर जो शर्त का पैसा मिलेगा उसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, कैसा रहेगा? जिस पर वो शांत स्वर में कहती है, मुझे पैसों की कमी नहीं है। यह सुनकर मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, तो फिर 70-30 कर लेते हैं। लेकिन मेरी बात सुनकर वो गुस्से से मुझे घूरने लगती है। कौन तुम्हारे साथ 70-30 करेगा? उल्टा मुझे तो शायद 10 मिलियन और खर्च करने पड़ जाएं। यह सुनकर मैं निराश हो जाता हूँ। जिस पर वो आगे कहती है, रहने दो, मुझे किसी दूसरे आदमी को वॉइस मैसेज भेजने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर शिकायत करने लगता हूँ, ये औरत इतनी समझदार होकर भी कुछ बातें क्यों नहीं समझती? वो 10 मिलियन युआन है, कोई 1000-2000 नहीं। ऊपर से इतना एटीट्यूड दिखा रही है और कह रही है कि किसी दूसरे आदमी को वॉइस मैसेज नहीं भेजेगी। मैं मन ही मन बड़बड़ाता हूँ। कुछ घंटे पहले तो मुझे ही ढेर सारे वॉइस मैसेजेस भेज रही थी। मेरी बहन के 10 मिलियन कमा लेने से किसी और के 10 मिलियन की वैल्यू कम नहीं हो जाती। फिर इतनी बेपरवाही क्यों दिखा रही है?
सच में डबल स्टैंडर्ड है। जिस पर मार्क थुक डीन अचानक नरम आवाज में कहती है, ठीक है ये थान, मुझे बताओ तुम्हारा बैंक अकाउंट किस बैंक में है। मैं उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ता हूं कि तभी अचानक एक गर्म और नरम एहसास मेरे होंठों को छू जाता है। एक पल के लिए मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। इसी दौरान मार्क थुक डीन आराम से मेरा फोन उठा लेती है और कहती है, अभी तो तुम प्रॉफिट बांटने की बात कर रहे थे ना, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ट्रांसफर कर देती हूँ। अगले ही पल मेरे फोन में मैसेज नोटिफिकेशन बजती है। मैं स्क्रीन देखता हूँ और पूरी तरह स्तब्ध रह जाता हूँ। अकाउंट में 5.2 मिलियन युआन ट्रांसफर हो चुके होते हैं। यह देखकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, सिस्टर थुक दिन है तो मेरी असली बहन से भी ज्यादा उदार निकली। जिस पर मैं मन ही मन घबरा जाता हूँ। अब तो सच में फंस गया। पहले जितना कॉन्फिडेंस था सब खत्म हो गया। मैं जल्दी से पूछता हूँ, आपने इतना ज्यादा पैसा क्यों भेज दिया। जिस पर मार्क थुक डीन फोन नीचे रखते हुए कहती है, पैसे मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, ये थान खुश रहे यही सबसे जरूरी है। यह सुनकर मैं एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर जल्दी से कहता हूँ, सिस्टर थुक डीन काफी देर हो गई है, अब आप जाकर आराम कर लीजिए। जिस पर मार्क थुक दिन अपनी आंखें नीचे कर लेती है ताकि अंदर छिपे जज्बात दिखाई न दे। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ठीक है गुड नाइट ये थान। इसके बाद वो कमरे से बाहर चली जाती है। मैं उसकी पतली और खूबसूरत पीठ को देखता रहता हूँ, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हूँ। काफी देर सोचने के बाद भी कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मैं आखिरकार इसे छोड़ देता हूँ और ये कीत को मैसेज भेजकर अगले दिन बाहर घूमने का प्लान बना लेता हूँ। अगले दिन मार्क थुक डीन बहुत अच्छे मूड में ऑफिस पहुंचती है। जिस पर हुआ तिन सब समझ जाती है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि बॉस और यंग मास्टर तो के बीच जरूर कोई नई प्रोग्रेस हुई है। और फिर यह खबर कि आइस क्वीन मार्क थुक डीन आखिरकार प्यार में पड़ गई है बहुत जल्दी थाम न्यूएट ग्याओ तक पहुंच जाती है। यह सुनते ही वो अपने फ्रेंड ग्रुप में मैसेज भेज देती है, आज रात सबको आना ही पड़ेगा, मुझे अपनी आंखों से यह चमत्कार देखना है। इसके बाद वो मार्क थुक डीन को भी मैसेज भेजती है, पिछली बार यंग मास्टर तो जिस पत्थर को पसंद कर रहा था वो आखिरकार मुझे मिल गया, आज रात मेरी पार्टी में आ जाओ। जिस पर मार्क थुक डीन जवाब देती है, मैं नहीं आ रही, किसी को भेज दो, वो पत्थर मेरे पास पहुंचा देगा। यह सुनकर थाम न्यूएट गियो हंस पड़ती है, ऐसा कैसे चलेगा, इतना कीमती स्टोन है, मैं किसी और को नहीं सौंप सकती, वैसे भी अब तो पार्टी का एक्साइटमेंट खत्म हो गया। इसके बाद वो फिर मैसेज भेजती है, पार्टी नहीं होगी, सिर्फ हम बहनें मिल रहे हैं, अगर तुम नहीं आई तो मैं वो स्टोन कुआंग को खिला दूंगी। यह देखकर पास बैठी को वैनिया सब समझ जाती है और तुरंत फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। अगले ही पल क्लब रूम का दरवाजा खुलता है, जिस पर थाम न्यूएट गिया घबरा जाती है। उसके हाथ में रखा स्टोन लगभग नीचे गिरने वाला होता है, इसलिए वो फौरन उसे सैंडलवुड बॉक्स में वापस रख देती है। फिर हंसते हुए कहती है, लगता है हम सब नशे में धुत हो चुके हैं, तुम अब आ रही हो। लेकिन मैकथुक दिन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। वो सीधे टेबल तक जाती है, बॉक्स खोलकर स्टोन चेक करती है और अंदर सब सही देखकर राहत की सांस लेती है। यह देखकर थाम न्यूएट गिया तुरंत उसके करीब आ जाती है और शरारती मुस्कान के साथ कहती है, वाह ये प्यार में डूबी हुई शक्ल तो बिल्कुल नई लग रही है। लेकिन मार्क थुक दिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती। इसके बजाय वो वान मोंग ग्याओ की तरफ देखती है और पूछती है, ये यहाँ क्या कर रही है। जिस पर को वान ये और थाम न्यूएट ग्याओ दोनों एक साथ सिर हिला देती हैं। आखिर वान मोंग ग्याओ तोंगऑक की दोस्त होती है और आमतौर पर उनके ग्रुप गैदरिंग्स में कभी शामिल नहीं होती। तभी फॉथन नाम बोलती है, ये मेरे साथ आई है, कह रही थी कि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद वन मोंग जाओ सीधे मैकथुक जिन के बगल में बैठ जाती है और अपना फोन निकालकर कहती है, मेरा भाई चाहता था कि मैं तुम्हें ये दिखाऊं। मैकथुक दिन फोन की स्क्रीन की तरफ देखती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जैसे ही मैं अपनी सुपर कार से उतरता हूँ, कई लड़कियां मुझे घेर लेती हैं और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगने लगती हैं। यह देखकर मैकथुक दिन हल्का सा भौहें सिकोड़ती है। फिर मन ही मन सोचती है, ये औरतें सच में आंखों को चुभ रही हैं। दिल करता है इस बेवकूफ पिल्ले को कहीं छिपा कर रख दूं। उधर वान मोंग ग्याओ बेसब्री से जवाब का इंतजार कर रही होती है। वो सीधे पूछती है, मेरा भाई और ये थान 10 मिलियन युआन की शर्त लगा चुके हैं, अब सच सच बताओ, क्या तुम ये थान को पसंद करती हो या नहीं। यह सुनते ही पास बैठी बाकी तीनों लड़कियों के होंठों पर दबाई हुई मुस्कान आ जाती है। जिस पर मैकथुक डीन होंठों को हल्का सा मोड़ते हुए कहती है, तुम सिर्फ यही सवाल पूछने यहाँ आई हो। बिल्कुल, वरना मैं यहाँ क्यों आती। यह सुनकर मैकथुक डीन सीधे दरवाजे की तरफ इशारा करती है, दरवाजा वहां है, निकल जाओ। बेचारी वान मोंग ग्यो मजबूरी में उठ खड़ी होती है। जाने से पहले वो फो थान नहम के पास जाकर धीरे से पूछती है, तो आखिर वो उसे पसंद करती है या नहीं। जिस पर फो थान नहम कंधे उचकाकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है। आखिर वान मोंग ग्यो नाराज होकर वहां से चली जाती है। जाते जाते मन ही मन सोचती है, अब ये कीत फिर मुझे बेकार बड़ी बहन कहेगा। उसके जाने के बाद बाकी लड़कियां फिर से मैकथुक दिन को छेड़ना शुरू कर देती हैं। सुना है तो नोग ने अपने भाई को तुम्हारी देखरेख में छोड़ दिया है। वो आखिर सोच क्या रही थी, ये तो बिल्ली के सामने मलाई रख देने जैसा है। इतना बड़ा हस्बैंड मटेरियल खुद चलकर घर आ गया है, बस पहले अटैक कर दो और जीत तुम्हारी। यह सुनकर मैकथुक डीन सिर्फ हल्की सी हंसी हंसती है और कोई जवाब नहीं देती। लेकिन थाम न्यूएट गियो हार नहीं मानती। वो फिर पूछती है, तुम्हें तो नगोक से डर नहीं लगता। किस बात का मतलब, हग, किस और बाकी क्लोज एक्शंस वाली बात।
यह सुनकर मार्क थुक डीन हैरान हो जाती है। तुम लोग मुझे इतना बुरा इंसान क्यों समझते हो? जिस पर पूरा ग्रुप एक साथ उसके लिए प्लान बनाने लगता है। सब उसे उकसाते हैं कि तोंगोक के विदेश में रहने का फायदा उठाओ और उसके छोटे भाई को जल्द से जल्द अपना बना लो। उधर घर पर मैं आराम कर रहा होता हूँ कि तभी फोन पर अननोन नंबर की कॉल आती है। क्योंकि नंबर सेव नहीं होता इसलिए मैं कॉल नहीं उठाता, लेकिन थोड़ी देर बाद वही नंबर फिर कॉल करता है। इस बार मैं कंफ्यूज होकर फोन उठा लेता हूँ। मेरे कुछ बोलने से पहले ही एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। यंग मास्टर, तो सही नंबर मिला है ना? मैं मार्क थुक डीन की दोस्त हूँ। मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ, जिस पर वो आगे कहती है, थुक डीन बहुत ज्यादा पी चुकी है, क्या आप उसे लेने आ सकते हैं? मैं एड्रेस भेज देती हूँ। इतना कहकर थाम न्यूएत गियो तुरंत कॉल काट देती है। उधर क्लब में को वैन यह सब देखकर सिर हिलाती है। तुम भी कमाल हो, ये थन को थुकदिन पसंद ही नहीं है, वो यहाँ आने वाला नहीं है। यह सुनकर मैक थुकदिन एक बड़ा घूंट शराब पी लेती है और अपने दिल की निराशा छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन थम वेट जाओ तुरंत कोवन वाई को घूरती है। अगर कुछ नहीं पता तो चुप रहा करो। करीब 10 मिनट बाद घर का ड्राइवर फोन करके रिपोर्ट हम देता है, मिस, मैं क्लब की तरफ आ रहा हूँ आपको लेने। यह सुनते ही थम वेट जाओ मुस्कुराती है। देखा, मैंने कहा था ना, अब मजेदार शो शुरू होगा। फिर वो मार्क थुक दिन को उकसाते हुए कहती है, अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अटैक शुरू कर दो। जल्दी या देर से वो लड़का तुम्हारे आगे जरूर हार मानेगा। यह सुनकर मार्क थुक दिन खुद को समझाने लगती है, सही कह रही है, वो बेवकूफ पिल्ला इतनी दूर से सिर्फ मुझे लेने आ रहा है, इसका मतलब उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ तो है। उधर मैं मजबूरी में क्लब के बाहर कार से उतरता हूँ। मन ही मन बड़बड़ाता हूँ, आखिर वो मेरी देखभाल कर रही है या मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। लेकिन तुरंत मुझे वो 5.2 मिलियन यूएन याद आ जाते हैं। अब उसका पैसा ले लिया है तो आना तो पड़ेगा ही। इसीलिए लोग कहते हैं कि किसी का एहसान लेना आसान है लेकिन चुकाना मुश्किल। इसके बाद मैं एड्रेस के अनुसार रूम ढूंढता हूँ और दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता हूँ। लेकिन अंदर का नजारा देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। कमरे में खूबसूरत महिलाओं का पूरा ग्रुप बैठा शराब पी रहा होता है। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, सबकी नजरें एक साथ मेरी तरफ घूम जाती हैं, जिस पर मैं जल्दी से मार्क थुक डीन की तरफ बढ़ता हूँ और टेबल पर रखी खाली शराब की बोतलों को देखकर चौंक जाता हूँ। सिस्टर थुक डीन, आपने इतनी ज्यादा शराब क्यों पी ली? मेरी बात सुनते ही थाम न्योत गियाओ फोथान नहम के कान के पास झुकती है और मेरी आवाज की नकल करते हुए कहती है, सिस्टर थुक डीन। जिस पर मार्क थुक डीन अपनी नशे से भरी धुंधली आंखों से मुझे गहराई से देखती है और धीमी आवाज में कहती है, ये थान, तुम आ गए, मुझे हक करो। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए वहीं ठिठक जाता हूँ। इस वक्त उसका कमजोर और प्यारा सा रूप मुझे अपनी तरफ खींच लेता है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो मेरी कमर को पकड़कर मुझसे लिपट जाती है और तो और वो अपना सिर भी मेरे सीने से लगा लेती है। यह देखकर पीछे बैठी तीनों लड़कियां हैरानी से मुंह खोले रह जाती हैं, जिस पर फौ थान नहम धीरे से बुदबुदाती है, मैं तो सोच रही थी कि हमारे सामने वो थोड़ा शर्माएगी, लेकिन ये तो सीधे नशे का बहाना बनाकर खुलकर एक्टिंग कर रही है। मैं मार्क थुक डीन के बिखरे हुए बालों को देखता हूँ और पूरी तरह असहाय हो जाता हूँ। मेरे दोनों हाथ हवा में ही अटके रहते हैं। समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें कहाँ रखूं। तभी मुझे महसूस होता है कि उसका शरीर धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसल रहा है। मैं जल्दी से कहता हूँ, सिस्टर थुकडिंग, ठीक से बैठिए। लेकिन वो मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, जिस पर मजबूर होकर मुझे उसे कसकर पकड़ना पड़ता है। फिर मैं उन तीनों की तरफ मुड़कर मदद मांगता हूँ, अरे कोई तो मेरी मदद करो। यह सुनते ही तीनों तुरंत बहाने बनाने लगती हैं। हम नहीं जानते, हम तो बस यहाँ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। उसे नशे में किसी का टच पसंद नहीं है, जो भी उसे छूता है उसे वो मार देती है। हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि फोथान नहम भी तुरंत मुंह फेर लेती है। इसी दौरान मेरा हाथ गलती से मार्क डींग के गर्म कान को छू जाता है। मैं मन ही मन आह भरता हूँ, हे भगवान, सिस्टर थुकडिंग आखिर किस तरह के दोस्तों के साथ रहती है। उधर मार्क थुकडिंग हल्का सा करवट बदलती है, जैसे उसे आराम नहीं मिल रहा हो। उसका हाथ मेरी कमर के पीछे और कस जाता है, जिस पर तीनों लड़कियां एक दूसरे को इशारा करती हैं और तुरंत खड़ी हो जाती हैं। ओह, हमें कुछ जरूरी काम याद आ गया, हम पहले निकलते हैं। थुकडिंग का ध्यान तुम रख लेना, बाय बाय। मैं घबराकर कहता हूँ, अरे आप लोग मत जाइए। लेकिन मेरी बात खत्म होने से पहले ही वो तीनों भाग जाती हैं। अगले ही पल कमरे का दरवाजा बेरहमी से बंद हो जाता है। मैं बेबस होकर उस महिला को देखता हूँ जो अभी भी मेरी कमर से लगी हुई होती है। सिस्टर थुकदिन, होश में आइए। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मैं उसे सहारा देकर खड़ा करता हूँ और कहता हूँ, मेरी गर्दन पकड़ लीजिए। जिस पर वो चुपचाप अपना सिर मेरे कंधे पर रख देती है। उसकी सांसों में शराब की हल्की खुशबू महसूस होती है और धीरे धीरे मुझे लगने लगता है कि शायद मैं भी नशे में जा रहा हूँ। कमाल है, मुझे महसूस होता है कि मेरा चेहरा गर्म होने लगा है, जिस पर मैं फैसला करता हूँ कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। मैं सीधे उसे अपनी बाहों में उठा लेता हूँ और तभी राहत की सांस लेता हूँ।